हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे विजन आईएएस की पॉलिटी की टेस्ट सीरीज। और हमारे जो है फर्स्ट टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम आ जाते हैं अपने सेकंड टेस्ट पर, और ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है, लेक्चर नंबर 3 होने वाला है पॉलिटी की टेस्ट सीरीज का। अगर आप आज चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि हमारी जितनी भी नई नई वीडियोज़ आती रहें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको अगर ऑनलाइन पढ़ते हो तो आप अगर ऑनलाइन क्वेश्चन करते हो तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी पीडीएफ देख सकते हो। जब टोटल 100 क्वेश्चन डल जाएंगे तब आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? Consider the following statements. A candidate contesting an election to the Rajya Sabha from a particular state should be an elector in that particular state. ये बोल रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहा है किसी पर्टिकुलर स्टेट से, वो उसी स्टेट से होना चाहिए। सेकंड बोल रहा है ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैन नॉट कंटेस्ट ए सीट इन लोकसभा नॉट रिजर्व फॉर देम, कि वो कोई भी SC/ST का कैंडिडेट रिजर्व सीट के अलावा मतलब जनरल सीट पे नहीं लड़ सकता। और थर्ड है इन राज्यसभा सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एज पर द 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा है कि राज्यसभा में जो सीट्स हैं SC/ST के लिए रिजर्व होती है 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें किसकी मेन बात चल रही है? राज्यसभा की मेन बात चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम किसकी, अपनी पार्लियामेंट की, किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पार्लियामेंट की। हमारी पार्लियामेंट की जो कंपोजिशन है उसमें कौन कौन होता है? तीन बॉडीज़ होती हैं। एक तो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, एक होती है हमारी लोकसभा, ठीक है, एक होती है हमारी क्या, राज्यसभा, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं, सबको पता है ये चीज़ कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोकसभा को क्या बोलते हैं? उसके बाद हम लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल। क्या बोलते हैं हम लोकसभा को? हाउस ऑफ पीपल। और राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या बोलते हैं हम राज्यसभा को? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब जो राज्यसभा है उसको हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी दी गई है? वो है 250। कितनी दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ दी गई है 250, ठीक है। इसमें से 250 में से जो 238 मेंबर्स है, कितने? 250 में से जो 238 मेंबर्स हैं उसमें किसका होगा? स्टेट्स और यूटीज़ का क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन होगा। किसका होगा? स्टेट और यूटीज़ का क्या होगा? वो होगा रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, जो क्या होंगे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, ठीक है। और बचे हुए जो 12 मेंबर्स हैं उनको कौन करेंगे? नॉमिनेट करेंगे। कौन? प्रेसिडेंट। उनको कौन नॉमिनेट करेंगे? प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की? 250। उसमें से 238 मेंबर्स कहाँ से आएंगे? स्टेट्स और यूटीज़ से आएंगे, जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। और जो 12 मेंबर्स होंगे वो कहाँ से होंगे? प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। और मेनली जो भी रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स और यूटी से, वो कैसे आएंगे? वो कौन डील करता है? वो हमारा 4th शेड्यूल वो करता है, क्या डील करता है कि कहाँ स्टेट्स और यूटीज़ से जो मेंबर्स हैं वो कैसे आएंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लो, एट प्रेजेंट हमारी मतलब राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? याद रखना, एट प्रेजेंट हमारी राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 245, ठीक, कितनी है? 245। जिसमें से अगर बात करें 229 जो मेंबर्स हैं वो कहाँ से हैं? हमारे स्टेट्स से हैं, ठीक है। 229 मेंबर्स हमारे स्टेट से हैं। और जो 4 मेंबर्स हैं वो कहाँ से? हमारे यूटीज से हैं, ठीक है। और जो 12 मेंबर्स हैं उसको तो बता ही दिया हमने, कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। 12 मेंबर्स, 4 मेंबर्स, 229 मेंबर्स, टोटल 245 मेंबर्स की अभी हमारी क्या है? स्ट्रेंथ है किसकी? राज्यसभा की, ठीक है। ये होगा किसके बारे में? थोड़ा बहुत राज्यसभा के बारे में। अब जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है उसमें मेंबर्स कैसे आते हैं? तो याद रखना, स्टेट्स में जो मेंबर्स होते हैं वो जो जो मेंबर्स होते हैं मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्शन होता है किसमें? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और वहाँ से इलेक्ट होके आते हैं। कैसे इलेक्शन होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। किससे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। और कौन से? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कौन सी? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनसे, ठीक है। और मेनली जो सीट्स होती हैं वो कैसे होती हैं?
ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो क्या होते हैं, डिवाइड होती हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन याद रखना अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, जितनी भी स्टेट्स हैं उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। राज्यसभा हिंदी उनका जो अपर हाउस है, जो सीनेट जिसको बोलते हैं, उनके अपर हाउस में अमेरिका में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इंडिया में जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसके बेसिस पे है, पॉपुलेशन के बेसिस पे है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यूटीज़ की बात करें, यूटीज़ में जो वो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। उसमें भी एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसमें भी क्या बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है। ठीक है, अब याद रखना हमारी जो टोटल जो 7 यूटीज़ हैं उनमें से केवल और केवल जो 2 का ही जो रिप्रेजेंटेशन है वो है राज्यसभा में। ठीक है, कौन सी, दिल्ली और पौंडीचेरी। और जो अदर यूटीज़ हैं उनका नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी कम पॉपुलेशन है कि उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत। ठीक है, और अगर हम और क्या देखें, और तो ये नॉमिनेटेड मेंबर है, इनका तो क्या ही, ये नॉमिनेट जो भी प्रेसिडेंट को लगता है या बहुत ज़्यादा एक्सटिंग्विश जूरिस्ट है या फिर लिटरेचर आर्ट में जो भी होंगे उनके हिसाब से जो प्रेसिडेंट है वो इनको कर देंगे। अब बात आती है हमारी SC/ST रिजर्वेशन की। देखो ये तो चलो SC/ST रिजर्वेशन के बारे में हम देखते हैं। अब आ जाता है हमारा क्या, लोकसभा। ठीक है, ये सीट्स का मैं बता रही हूँ कैसे कैसे उसमें डिवाइडेड है। अब आ जाती है हमारी लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 552। कितनी है, 552। उसमें से 550 में से जो 530 मेंबर्स हैं, जो 530 मेंबर्स हैं वो कहाँ से आएंगे, स्टेट से आएंगे। क्या आएंगे, स्टेट से आएंगे वो मेंबर 530 मेंबर्स। और जो 20 मेंबर्स है इसमें वो कहाँ से आएंगे, यूटी से आएंगे। और जो 2 हैं वो कहाँ से आएंगे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आएंगे। किससे आएंगे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आएंगे। ये ऐसा बोला गया था, लेकिन ये 10 साल के लिए ही था केवल ये। ठीक है, 2 मेंबर्स को जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करेगा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, अगर वो प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड नहीं है। ठीक है, तब तो ये था। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, याद रखना 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। कौन सा, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। और इसमें 2019 में ये हुआ। और इसमें जो ये एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेट होते थे, ये जो प्रोविज़न है ये हटा दिया गया है। ठीक है, याद रखना एंग्लो इंडियन का जो प्रोविज़न है वो हटा दिया गया अभी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, याद रखनी है इस चीज़ को। और 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही एक तो एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था या नॉमिनेशन था लोकसभा में वो हटा दिया गया है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ की, ये जो लोकसभा में SC/ST का रिजर्वेशन था, ये SC/ST का रिजर्वेशन केवल और केवल राज्यसभा में, केवल और केवल लोकसभा में, राज्यसभा में ये नहीं है। ठीक है, याद रखना राज्यसभा में SC/ST का रिजर्वेशन नहीं है, केवल और केवल लोकसभा में है। और 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में SC/ST के रिजर्वेशन को 10 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, इसमें 10 ईयर के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन एंग्लो इंडियन के हटा दिया गया है। तो ये 2 चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये जो SC/STs हैं, याद रखना ये अपनी रिजर्व सीट पे तो इलेक्शन लड़ ही सकते हैं, साथ में जनरल की जो सीट है उस पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, उससे प्रोहिबिटेड वो नहीं है। अगर हम अभी की बात करें कि हमारी अभी की स्ट्रेंथ कितनी है, तो याद रखना पहले 545 थी, अब कितनी होगी, 543 होगी, क्योंकि जो 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन का वाले वो अभी क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अभी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उनको अभी हटा दिया गया है कि अब वो लोकसभा में उनका नॉमिनेशन नहीं होगा बाय प्रेसिडेंट। अब 543 मेंबर्स में से कैसे डिवाइडेड है, 530 मेंबर्स और 13 मेंबर्स। जो 530 मेंबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, स्टेट से आते हैं। और जो 13 मेंबर्स हैं ये कहाँ से आए हुए हैं, हमारे यूटीज से आए हुए हैं। ठीक है, और ये जो स्टेट से आते हैं ये तो आपको पता है ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और अगर हम बात करें यूटीज़ की, तो इसमें भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, और यूटी एक्ट 1965 के अकॉर्डिंग ये आते हैं। ठीक है, और बात करें कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं तो कौन लोग वोट दे सकते हैं, जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो सब वोट दे सकते हैं। और ये 18 एज कब की गई थी, 21 थी पहले, उसके बाद जो ये 18 थी ये एज कब घटा के 21 से 18 की गई थी, याद रखना ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में की गई थी, जो आया था कब, 1986 में। ठीक है, 1986 में आया था, तो ये किया गया था। तो अभी आपको पता चलना चाहिए ये हमारा प्रेजेंट। ठीक है, ये है प्रेजेंट की अभी कितनी सीट्स हैं,
मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, ये इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ और अभी कितनी है, ठीक है। और कैसे कैसे इसमें इलेक्शन होके आते हैं और अमेरिकन सीनेट और इंडियन राज्यसभा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे, अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले बोलता है कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन टू द राज्यसभा फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, कि जो राज्यसभा में कोई भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो उसी पर्टिकुलर स्टेट से होना चाहिए। ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि वो उसी से होना चाहिए, याद रखना ये प्रोविज़न पहले था लेकिन ये प्रोविज़न 2003 में हटा दिया गया। कब हटाया गया ये प्रोविज़न, 2003 में ये प्रोविज़न हटा दिया गया कि राज्यसभा में उसी स्टेट का इलेक्टर आएगा। ऐसा नहीं है अब कहीं से भी कोई भी स्टेट से कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड देखो, ए नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैन नॉट कंटेस्ट ए सीट इन लोकसभा नॉट रिजर्व फॉर देम। याद रखना वो रिजर्व सीट से भी लड़ सकते हैं और जनरल से भी लड़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कंटेस्ट नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड है, इन राज्यसभा सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अभी बताया कि राज्यसभा में SC ST के लिए रिजर्वेशन नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। तो हमें पूछा क्या, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए। आपको मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से खोल के बता दी हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि हमारे में राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, लेकिन जो अमेरिकन सीनेट जो होती है ना, अमेरिकन सीनेट, वहाँ पे कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो हमें रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में बताना है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो रिमूवल है प्रोसेस, वो क्या होती है, सेम ही होती है दोनों की, मतलब जैसे भी रिमूव होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और यहाँ के जजेस हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेस ही देख लेते हैं कि कैसे कैसे जो राज्यसभा और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं वो रिमूव होते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर हम रिमूवल ऑफ जजेस की बात करते हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ जजेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है कि हमारे हाई कोर्ट के जजेस की। वैसे हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 214 से 231 तक। ये कभी कभी आपको लिखा हुआ याद रह जाता है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि स्टेट PCS वाले एग्जाम्स में ऐसे आ जाते हैं। और ये कौन से पार्ट में है, याद रखना, पार्ट 6 में आता है ये, ठीक है। अगर आप मीन्स के आंसर में भी कुछ ऐसी थोड़ी बहुत भी डिटेल्स लिख देते हो तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव बनता है। तो हाई कोर्ट का जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये हमें क्या बताना है, हमें रिमूवल बताना है जजेस का कि कैसे रिमूव होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये हाई कोर्ट के जजेस कैसे रिमूव होते हैं, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से रिमूव होते हैं। कैसे, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से रिमूव होते हैं। पहली चीज़, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से रिमूव होते हैं। दूसरी चीज़, प्रेसिडेंट रिमूवल ऑर्डर को कब इशू कर सकता है, प्रेसिडेंट जो है रिमूवल ऑर्डर जो होगा उसको कब इशू कर सकता है, इसको इशू कब कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। कब इशू कर सकता है प्रेसिडेंट, केवल और केवल जब पार्लियामेंट के द्वारा एड्रेस किया जाए, ठीक है। जब उसको एड्रेस किया जाए पार्लियामेंट के द्वारा सेम सेशन में उस जज के रिमूवल के लिए, ठीक है। सेम सेशन में, किसके, पार्लियामेंट के सेम सेशन में जब एड्रेस किया जाए उस जज के रिमूवल के लिए, तो तभी केवल क्या होगा, करेगा, प्रेसिडेंट रिमूवल ऑर्डर जो है वो इशू करेगा, ठीक है। और जो पार्लियामेंट जो एड्रेस करेगी रिमूवल के उसको एड्रेस करेगी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को, तो इस एड्रेस में जो है वो किससे सपोर्ट होना चाहिए, याद रखना, उसमें स्पेशल मेजोरिटी का सपोर्ट होना चाहिए। किसका सपोर्ट होना चाहिए, उसमें स्पेशल मेजोरिटी का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। किसको, एड्रेस को। स्पेशल मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स, ऑल्सो मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और टोटल मेंबर्स की भी क्या होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए। तो ये स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए जिससे ये एड्रेस पास होना चाहिए। दूसरी चीज़, 2 ग्राउंड पे इसको रिमूव किया जा सकता है। कौन कौन से ग्राउंड, वही जो सुप्रीम कोर्ट का जज जिस पे रिमूव हो सकता है, मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड
इनकैपेसिटी, इन 2 ग्राउंड्स पे उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, और कैसे उनको रिमूव किया जाएगा, कैसे उनको रिमूव किया जाएगा वो कहाँ पे लिखा गया है, याद रखना वो लिखा गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। कहाँ लिखा गया है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। ये क्वेश्चन प्री में भी आ चुका है। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में प्रोसीजर बताया गया है कि उनको कैसे रिमूव किया जाएगा। ठीक है, कैसे रिमूव किया जाएगा, जैसे कि सबसे पहले तो एक मोशन लाया जाएगा। सबसे पहले क्या लाया जाएगा? एक मोशन लाया जाएगा उसके रिमूवल का। जो मोशन लाया जाएगा, याद रखना, अगर वो लोकसभा में लाया जा रहा है तो कम से कम 100 मेंबर्स का सपोर्ट उसको होना चाहिए। ठीक है, अगर वो राज्यसभा में लाया जा रहा है तो कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट उसको होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर कोई मोशन लाया जा रहा है उसके रिमूवल के लिए तो सबसे पहले जो रिमूवल मोशन है वो साइंड होना चाहिए। किसे? अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 मेंबर्स उसको साइन करके देंगे, राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 मेंबर्स साइन करके देंगे। फिर एक बात आती है कि चलो इन्होंने साइन करके दे दिया, मान लो लोकसभा में उन्होंने 100 मेंबर्स ने साइन करके दे दिया, तो जो स्पीकर है या फिर राज्यसभा में जो चेयरमैन है वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उसको एडमिट भी कर सकते हैं और हो सकता है उसको रिजेक्ट भी करते हैं। अगर वो एडमिट कर लेते हैं तो ही आगे जाएगा, अगर यहीं पे वो रिजेक्ट हो जाता है तो फिर प्रोसेस यहीं पे खत्म होगी। चलो अब मान लो कि उन्होंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया उनको, तो क्या होगा? जब एडमिट हो जाता है तो एक 3 मेंबर की कमेटी बनेगी। तो क्या करेंगे? स्पीकर एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे जिसमें कौन कौन होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। ठीक है, दूसरी एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक होंगे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। क्या होंगे? डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। अब मान लो कि ये 3 मेंबर कमेटी ने क्या किया, उनको कुछ मिला ही नहीं, मतलब कुछ उनको मिला नहीं, अगर उन्होंने गिल्टी नहीं पाया तो ये प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर बाई चांस उन्होंने मान लो गिल्टी मिल गया, मतलब इफ़ द कमेटी फाइंड्स हिम गिल्टी ऑफ समथिंग मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, तो ये केस क्या किया जाएगा? कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब ये केस जब कंसिडर किया जाएगा तो याद रखना जब हाउस इसको लेगा तो हाउस को ये क्या करना पड़ेगा, ये जो रिमूवल ऑर्डर है इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। किससे पास करना पड़ेगा? हाउस को। ये स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा दोनों हाउस को। ठीक है, दोनों हाउस को, ये हर एक हाउस को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, फिर जब ये दोनों से स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर देगा किसको? रिमूवल ऑर्डर पास करेगा प्रेसिडेंट। और फिर वही अभी बताया था, प्रेसिडेंट क्या करेगा? रिमूवल ऑर्डर पास करेगा और जो वो हाई कोर्ट का या जज है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आज तक कोई भी ना हाई कोर्ट का जज ना सुप्रीम कोर्ट का जज, आज तक कोई भी जज जो है वो रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है, रिमूवल ऑर्डर आए, मतलब ये जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट भी बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट भी बोलते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट तो ये, लेकिन ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई है अभी तक। और याद रखना यही सेम प्रोसेस किस में यूज़ होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे रिमूव किए जाते हैं? सबसे पहले कौन रिमूव करता है? क्योंकि अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा तो रिमूव भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। तो रिमूवल ऑर्डर इशू करेंगे वो, तो रिमूवल ऑर्डर तभी इशू करेंगे जब पार्लियामेंट उनको बोलेगी उसी सेम सेशन में। और किन ग्राउंड्स पे किया जा सकता है उनको? ग्राउंड्स है मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ठीक है, और प्रोसीजर किस में बताया गया है? जो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। सबसे पहले एक मोशन लाया जाएगा। वो मोशन अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो कम से कम 100 मेंबर्स का साइन करना चाहिए। अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 मेंबर साइन करना चाहिए। उसके बाद स्पीकर या चेयरमैन उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाएगी जिसमें या तो चीफ जस्टिस होंगे या सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। ठीक है, फिर क्या होगा हमारा? ये जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, जो भी ये कमेटी है, अगर ये मान लो इन्होंने मान लिया कि वो गिल्टी हैं तो फिर हाउस उसको वो करेगा, क्या कंसिडरेशन मिलेगा और स्पेशल मेजोरिटी से क्या होगा? उसको पास कर देगा। अगर स्पेशल मेजोरिटी से वो पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? उस मेंबर को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये है हमारे क्या हाई कोर्ट के उसका मेन प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। ठीक है, सबसे पहले है विद रेफरेंस टू रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो हमें बताना है फर्स्ट, ए जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही बोला गया है, ग्राउंड्स तो सेम है। सेकंड है द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। क्या गवर्नर उनको रिमूव करता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट को? क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। कौन रिमूव करता है? अगर उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है तो रिमूव भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा।
थर्ड है द जजेस इंक्वायरी एक्ट रेगुलेट्स द प्रोसीजर रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट। अभी बताया प्रोसीजर कौन बताता है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बताता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी। देखो अगर आपको प्रोसेस पता है ना तो आपका ये क्वेश्चन कितने आसानी से हो गया। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कैसे कैसे वो रिमूव होता है, वैसे ही आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वो आपको कैसा होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए वो टोटल प्रोसेस की कैसे कैसे रिमूव होता है, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट। देखो हमें क्या बताना है, प्रोरोगेशन के बारे में बताना है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक चीज़ आपको हमेशा 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 के लिए ध्यान रख लेना कि जो हमारे प्रेसिडेंट है ना वो 4 चीज़ें करते हैं। हमेशा प्रेसिडेंट 4 चीज़ें करेगा। क्या, या तो सम्मन करेगा सेशन को, सम्मन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। प्रोरोग कौन करता है, प्रोरोग कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। डिसॉल्व कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और ऑर्डिनेंस इशू कौन करता है, ऑर्डिनेंस इशू कौन करता है, वो भी प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये 4 काम हमेशा कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। तो समन, प्रोरोग, डिसॉल्व और ऑर्डिनेंस, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको यही पता होनी चाहिए कि प्रोरोग कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। सम्मन आपको पता है, सम्मन मतलब सम्मन करना किसी हाउस को, डिसॉल्व करना मतलब खत्म कर देना। राज्यसभा कभी होती नहीं है, लोकसभा होती है जो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस इशू करना जो एक जो एक्ट की तरह होती है, बिल की तरह होती है, ठीक है। तो और एक हो गया प्रोरोग जो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट प्रोरोग द हाउस वाइल इन सेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी क्योंकि प्रेसिडेंट तो प्रोरोग कर ही सकते हैं ना, सेशन को प्रेसिडेंट ही प्रोरोग करते हैं। सेकंड है द प्रोरोगेशन डज नॉट अफेक्ट द बिल्स पेंडिंग बिफोर द लोकसभा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रोरोगेशन में कोई भी बिल्स जो हैं लोकसभा में जो पेंडिंग होते हैं वो अफेक्ट नहीं होते, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। थर्ड है द पेंडिंग नोटिस डज नॉट लैप्स ऑन प्रोरोगेशन। जो पेंडिंग नोटिस हैं वो लैप्स नहीं होते, याद रखना। जो नोटिस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। नोटिस तो लैप्स हो जाते हैं लेकिन जो बिल्स हैं वो बच जाते हैं, याद रखना। जब भी प्रोरोगेशन होती है, जब भी कोई प्रोरोगेशन होती है तो क्या होते हैं, बिल्स तो बच जाते हैं लेकिन जो नोटिस हैं वो क्या हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। फोर्थ है इन जनरल द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इश्यूज ए नोटिफिकेशन फॉर द प्रोरोगेशन। अभी बताया प्रोरोग कौन करता है, हमेशा प्रेसिडेंट प्रोरोग करते हैं, ना कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम किसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रोरोगेशन के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में, प्रोरोगेशन जो भी है, ठीक है। स्पेलिंग आप खुद देख लेना। प्रोरोगेशन के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होते हैं, याद रखना, इसमें केवल और केवल हाउस टर्मिनेट नहीं होता, नॉट ओनली टर्मिनेट हाउस, केवल नॉट ओनली टर्मिनेट सिटिंग बट ए सेशन ऑफ हाउस। याद रखना ये हाउस को ही टर्मिनेट कर देता है। क्या लिख रही हूँ मैं, इसमें क्या होती है, जो हाउस की जो सेशन होता है, हाउस का जो सेशन होता है वही टर्मिनेट हो जाता है केवल, और सिटिंग भी जो है वो भी टर्मिनेट हो जाती है। याद रखना दोनों ही, सिटिंग भी टर्मिनेट हो जाती है और जो सेशन चल रहा होता है वो भी क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रोरोगेशन में दोनों ही टर्मिनेट हो जाते हैं। और करता कौन है प्रोरोगेशन को, प्रेसिडेंट। अभी बताइए 4 चीज़ें कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। याद रखना जो भी बिल्स पेंडिंग होंगे वो इसमें वो नहीं होंगे, जो बिल्स पेंडिंग होंगे वो इसमें क्या नहीं होंगे, लैप्स नहीं होंगे। लेकिन जो भी नोटिस होंगे वो क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। नोटिस लैप्स हो जाएंगे लेकिन जो बिल्स हैं वो लैप्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर नोटिस अगर लैप्स हो जाएंगे तो इसका मतलब नेक्स्ट जब सेशन होगा तो उसमें जो फ्रेश नोटिस है वो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना एक चीज़ हमेशा के लिए याद रखना, ये है इंडिया में कि बिल्स प्रोरोगेशन में बिल्स जो हैं वो लैप्स नहीं होते। लेकिन यहीं पे आ जाता है एक ब्रिटेन का एग्जाम्पल, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है कि ब्रिटेन में प्रोरोगेशन पे जितने भी बिल्स हैं और जितना भी बिजनेस है सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जितने भी बिल्स हैं, जितना भी बिजनेस है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, मतलब सब चीज़ लैप्स हो जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ ध्यान रखने की ब्रिटेन में सब कुछ लैप्स हो जाता है लेकिन इंडिया में बिल्स लैप्स नहीं होते, वो बच जाते हैं। किस पे, प्रोरोगेशन पर। प्रोरोगेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट हमारे करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन तो हमारा हो गया, तो थर्ड हो गया। आ जाते हैं फोर्थ पे। रिसेस ऑफ द हाउस किसको बोलते हैं, रिसेस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या बोलते हैं। तो याद रखना मतलब रीअसेंबली से पहले जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे, जब
हाउस रीअसेंबल होगा तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसको बोलेंगे। द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, जब हाउस प्रोरोग हो जाएगा और उसके बाद उसकी रीअसेंबली होगी उसको क्या बोलेंगे, रिसेस पीरियड बोल देंगे। ठीक है, याद रखना, मान लो प्रेसिडेंट ने प्रोरोग कर दिया हाउस को और उसके बाद दोबारा रीअसेंबली हो रही है, जब दोबारा सम्मन करेंगे प्रेसिडेंट तब रीअसेंबली होगी, और जब रीअसेंबली होगी तो क्या होगा, उसके बीच के जो पीरियड है उसको क्या बोलेंगे, रिसेस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में बताना है। अब हम देख लेते हैं हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले है कि कौन कौन होता है, उसमें कौन कौन होता है, मेन चीज़ ये बात बता रखी है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट कौन कर। देखो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही जो जज होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है उसको कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, इसका मतलब अपॉइंटमेंट उनका तो हो गई, लेकिन जो प्रेसिडेंट है ना वो कुछ लोगों से पूछ के करते हैं। ठीक है, वो कुछ लोगों से पूछ के करते हैं, जैसे कि अगर हाई कोर्ट में भी दो टाइप के जज होते हैं। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को मान लो इलेक्ट करना है, एक जो हाई कोर्ट के अदर जजेस हैं या फिर अदर जजेस हैं जो हाई कोर्ट के, उनको हाई कोर्ट के अदर जजेस को अपॉइंट करना है, या फिर एक है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट तो कॉमन हो ही गए। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अगर अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट किसकी कंसल्टेशन लेंगे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उनकी कंसल्टेशन लेंगे, साथ में एक गवर्नर ऑफ स्टेट की रिकमेंडेशन लेंगे। किसकी, एक गवर्नर ऑफ स्टेट की और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन लेंगे। और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन है, याद रखना इनका जो सोल ओपिनियन होगा वो कंसल्टेशन नहीं माना जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना पड़ेगा। किससे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस से उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। ऐसा किस में बताया गया, ऐसा बताया गया था थर्ड जजेस केस में। ऐसा किस में बताया गया था, थर्ड जजेस केस में ऐसा बताया गया था। थर्ड जजेस केस में कॉलेजियम सिस्टम का उनको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब थर्ड जजेस केस में ऐसा बताया गया था कि केवल और केवल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सोल ओपिनियन कंसल्टेशन नहीं माना जाएगा, उनको 2 सीनियर मोस्ट जजेस से भी कंसल्ट करना पड़ेगा, तब उनकी कंसल्टेशन मानी जाएगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट किसकी कंसल्टेशन लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और गवर्नर ऑफ स्टेट की। ठीक है, अब अगर मान लो हाई कोर्ट के अदर जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है तो क्या होगा, तो याद रखना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भी वो ली जाएगी, क्या मतलब कंसल्टेशन ली जाएगी। तो प्रेसिडेंट तो हो ही गई, साथ में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, और साथ में कौन हो गया, उस स्टेट का गवर्नर हो गया। ठीक है, तो इन सब की कंसल्टेशन ली जाएगी उनको अपॉइंटमेंट से पहले। ठीक है, तो ये हमारा किसका अपॉइंटमेंट हो गया, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हो गया कि वो कैसे होता है। तो इसमें कौन कौन होंगे, देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट हो गए, क्योंकि हमें क्या करना है, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना है, बिल्कुल उसमें ये भी हो गए। चीफ सेक्रेटरी है, नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन है, नहीं है। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे उनका क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। एक और चीज़ अब हम यहीं पे है ना, क्या एक और चीज़ देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी देखो थोड़ा सा डिफरेंट है क्या, देखो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी अगर अपॉइंट करना है तो कौन करेंगे, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ही करेंगे। उसमें भी 2 टाइप के जज होते हैं, एक तो मान लो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही अपॉइंट करना है तो उसको याद रखना कौन वो करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, और याद रखना जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे तो वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को कंसल्ट कर सकते हैं, जिसको भी वो नेसेसरी समझे। ठीक है, जिसको भी वो नेसेसरी समझे, किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को वो क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट अपने आप ही कर देते हैं, ये मान लो। ठीक है, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या हो गए, अपॉइंट हो गए। उसके बाद मान लो कि अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस को करना है, अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस को हमें अपॉइंट करना है, तो क्या होगा, तो याद रखना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो लेना क्या होगा, ओब्लिगेटरी होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तो पूछना ही पड़ेगा हमारे प्रेसिडेंट को कि किसको अपॉइंट करना है। साथ में वो फिर से वही कंडीशन किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को जिसको वो चाहें वो बिठा सकते हैं, ले सकते हैं कि कंसल्टेशन के लिए। ठीक है, और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इसके कंसल्टेशन को सोल ओपिनियन नहीं माना जाएगा। सेम केस जो थर्ड जजेस केस था,
कलीजियम सिस्टम वाला, जिसमें उनको क्या करना पड़ेगा, 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में। हाई कोर्ट में क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर को लिया जाता है एज कंसल्टेशन प्रोसेस, और जब अदर जजेस को करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी लिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लिया जाता है और गवर्नर को भी लिया जाता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, मान लो चीफ जस्टिस की करनी है, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट जिसको चाहे, जिस भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को, उनकी कंसल्टेशन ले सकता है। और दूसरी चीज़, जब सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो चीफ जस्टिस को इंडिया को लेना तो ऑब्लिगेटरी है ही उनके लिए, साथ में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जिनको भी चाहे वो ले सकता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो सोल ओपिनियन होगा उसको कंसल्टेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए। ठीक है, अब आपका जो ये क्वेश्चन है ये आपका गलत कभी भी नहीं होना चाहिए। तो आपने 2 चीज़ें देख ली है, एक तो जजेस के अपॉइंटमेंट देख लिया, एक जजेस का रिमूवल देख लिया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सबसे पहले, राज्यसभा ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ ऑन ए सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। राज्यसभा ऑथराइजेज द लोकसभा टू क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। ग्रुप ऑफ स्टेट्स रिक्वेस्टिंग पार्लियामेंट टू मेक ए मॉडल लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट। Parliament makes law in skeletal form and authorizes the executive to make detailed rules and regulation within the framework of parent law। बिल्कुल यही स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट जो है स्केलेटल फॉर्म में एक कोई भी लॉ बना देती है, फिर वो एग्जीक्यूटिव को बोलती है कि अपने लोकल एरियाज जो हैं उनके हिसाब से या लोकल जो नीड्स है उनके हिसाब से उस लॉ को मैनिपुलेट करें और उनको वहाँ पे अप्लाई करने के लायक बनाए। उसी को बोलते हैं क्या, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब लेजिस्लेचर जो है वो अपना कुछ पार्ट क्या कर देता है, डेलीगेट देता है एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटीज़ को कि वही बना दे लॉस। ठीक है, और वो स्केलेटल फॉर्म में बना देते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में बताना है। बिल्कुल, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वैसे होते कौन है हमारे, कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। कौन होते हैं हमारे, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस बट ही कैन कास्ट ए वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि बिल्कुल वो हाउस के मेंबर नहीं होते, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा, ये तो कॉमन चीज़ है। तो वो हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, केवल वो जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स नहीं हो पा इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाते हैं तभी वो वोट को कास्ट करते हैं। सेकंड है, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जब भी वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन करेंगे तो याद रखना वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहेंगे। तो ये भी चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले तो वो हाउस के मेंबर नहीं होते। दूसरी चीज़, जब भी वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभालेंगे, मान लो प्रेसिडेंट नहीं है तो उनके ऑफिस पे अगर वो हैं तो वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहेंगे, तो वो उनकी ड्यूटी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में मैं इतनी बार बता चुकी हूँ कि अब मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करने वाली हूँ। सबसे पहले, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने बताया था किसी भी हाउस में इसको क्या किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, किसको, बिल को। ठीक है, सेकंड है कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर ओनली। मैंने बताया था मिनिस्टर भी इसको कर सकते हैं, साथ में कोई प्राइवेट मेंबर भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, क्योंकि मिनिस्टर यानी प्राइवेट मेंबर भी इसको क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड है, इफ इट इज़ ड्यूली पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। मैंने बताया था जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, सबसे पहले तो उसको लाने के लिए प्रेसिडेंट की आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप ला सकते हो। दूसरी चीज़, कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, कोई मिनिस्टर भी ला सकता है। तीसरी चीज़, ये केवल और केवल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन ये स्टेट लेजिस्लेचर में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। चौथी चीज़ क्या है कि ये जो है दोनों हाउसेज जब पास कर देंगे तो प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ेगा, मस्ट है प्रेसिडेंट के लिए कि वो अपना असेंट दे। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी हमारी, और तो हमारी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, और आपको पता ही, और तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। फिर अलग अलग केसेस हैं, स्टेट्स का असेंट किस में लेना पड़ेगा, किस में नहीं लेना पड़ेगा, किस में सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन 8 आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना है। अभी हमने क्या क्या देख लिया,
अभी हमने क्या देखा था, जजेस का हमने अपॉइंटमेंट अभी देखा था, ठीक है। हमने क्या देखा था, अपॉइंटमेंट देखा था कि कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, कैसे करता है, और उसके हमने क्या देखा, रिमूवल के बारे में देखा। अब और देख लेते हैं। सबसे पहले है दी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय ए ग्रुप ऑफ जजेस कॉल्ड कलीजियम। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो अपॉइंट करते हैं वो ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं जिनको कलीजियम बोलते हैं। अभी बताया सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो कलीजियम कैसे अपॉइंट कर देगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है, ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इज एलिजिबल टू बिकम ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद द फाइनल अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। बोल रहा है कि कोई भी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन सकता है अगर प्रेसिडेंट उसको क्या दे दे, फाइनल अप्रूवल दे दे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल क्या करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, बी। क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज और क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की और हाई कोर्ट जज की क्वालिफिकेशंस की बात करें, सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए वो, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज आपको बनना है तो कम से कम क्या होना चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट में आपको 5 इयर्स जज रहना पड़ेगा, ठीक है, 5 ईयर की आपको जज रहने चाहिए। या फिर अगर आप एडवोकेट हैं आपको तो कम से कम हाई कोर्ट में 10 इयर्स आपको एडवोकेसी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाई कोर्ट में 10 इयर्स, या तो आप एडवोकेट हो, या सुप्रीम कोर्ट में आप 5 साल जज हो, या और सिटीजन ऑफ इंडिया हो साथ में, या फिर आप डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, तो ये सारी कंडीशन है किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, अगर उनको क्वालिफिकेशन है। ये क्या है, ये क्वालिफिकेशन है अगर उनको वहाँ पे क्वालिफाई होना है, किसमें, सुप्रीम कोर्ट जज के लिए। वही अगर हाई कोर्ट के जज के लिए बात करें, तो यस, वो सिटीज़न भी वो देखो, सबसे पहले तो वो सिटीज़न होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। याद रखना, जुडिशियल ऑफिस उनके साथ 10 साल तक होना चाहिए, मतलब वो जुडिशियल कहीं भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में जुडिशियल ऑफिस हेल्ड करने चाहिए, कितने साल तक, 10 साल तक। साथ में किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वो क्या होनी चाहिए, एडवोकेसी उनको करनी चाहिए। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आप 5 साल तक जज रह सकते हो, लेकिन जब हाई कोर्ट के उसकी बात आएगी, हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन की बात आएगी, तो किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपको जुडिशियल ऑफिस जो है वो 10 इयर्स तक ही होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ही केवल और केवल कंडीशन है किसके लिए, हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन उसको वो करने के लिए। इसमें कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाला केस नहीं है, इसका मतलब कोई भी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। और कोई भी मिनिमम एज वगैरह कुछ नहीं बताई गई है, कोई मिनिमम एज कहीं पे भी नहीं बताई गई है कि मिनिमम एज का कोई भी कंसेप्ट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में या उनकी क्वालिफिकेशन में, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का कंसेप्ट है वो हाई कोर्ट में नहीं है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में है। ये 2-3 चीज़ें आपको क्या करनी है, बिल्कुल 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 रिमाइंड होनी चाहिए। तो हमारा इसका आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बताना है। सबसे पहले, द ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसका जो वो है वो मेंशन नहीं है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लीडर ऑफ अपोजिशन का मेन जो है वो कहाँ पे, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में है। कहाँ पे है ये, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में उनका मेंशन मिलेगा आपको। सेकंड है, दे आर इंटाइटल्ड टू द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर फैसिलिटी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है कि उनको मेनली कैबिनेट मिनिस्टर के जितनी सैलरी अलाउंसेस या फिर अदर फैसिलिटी मिलती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी। और जो लीडर ऑफ द हाउस वगैरह होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये पोस्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन की को कहाँ पे मेंशन है, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में। और लीडर ऑफ द हाउस कहाँ पे मेंशन है, याद रखना, ये रूल्स ऑफ द हाउस में। किसमें है ये, रूल्स ऑफ द हाउस में मेंशन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं 11 पे। इसमें बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द स्टेट्स हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट। देखो, इसने बोला है कि किस कमेटी ने ये बताया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि सबसे पहले तो लोकल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट आया ना वो 1993-94 में आया है, ठीक है। वो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया है
1992-93 में आया है, ठीक है। तो इसका मतलब उससे पहले जो कमेटी बनी होगी उन्होंने ऐसा मतलब नहीं बोला होगा, नॉर्मल सी चीज़ है कि वहाँ से रिप्रेजेंटेशन ले लो, क्योंकि वैसी पोस्ट ही नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 69 और 73 का कंसेप्ट तो वैसे ही कट गया। इसका मतलब दो ही हमारे पास कमेटी बची। तो याद रखना, इसमें से पुच्ची कमीशन जो था उसने बोला था कि लोकल गवर्नमेंट से लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। 2007 में एक कमेटी बैठी थी सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशन के रिकमेंडेशन के लिए बोली थी, और इन्होंने गवर्नर के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली हैं कि गवर्नर कैसे होने चाहिए। सबसे पहले इन्होंने बोला कि आपको जो गवर्नर की जो पोस्ट है जो प्रेसिडेंट की हैंड एंड सील में है, सबसे पहले तो उनके टेन्योर को क्या कर देना चाहिए, फिक्स कर देना चाहिए। फिर उनका जो रिमूवल है, जैसे कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है वैसे ही गवर्नर को भी इम्पीचमेंट प्रोसेस से रिमूव किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़, वो एमिनेंट पर्सन होनी चाहिए किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में। दूसरी चीज़, ये हमेशा मतलब उसी स्टेट के नहीं होने चाहिए, हमेशा आउटसाइड द स्टेट से कोई भी गवर्नर बन सकता है, और कभी भी सेम स्टेट में कोई भी गवर्नर नहीं बनाया जाना चाहिए। और दूसरी चीज़, वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल डिटैच होनी चाहिए, वो जो पर्सन है वो पॉलिटिक्स से डिटैच होना चाहिए। ऐसे फिगर को हमें क्या बनाना है, गवर्नर बनाना है। ऐसी कुछ रिकमेंडेशन किसने दी थी, पुंची कमीशन ने दी थी गवर्नर के बारे में। और भी काफ़ी सारे दी थी, मेन चीज़ें यही हैं। दूसरी चीज़, लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या हमारी सब स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारी कुछ ही स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वो कौन सी 6 स्टेट्स हैं, याद रखना। जो कॉम्बिनेशन में आती हैं बस वही स्टेट्स हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, ऐसे ही जिनके नाम से आएंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटका और है आंध्रा, तेलंगाना। ये केवल और केवल 6 स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्रा और तेलंगाना, ठीक है। ये 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे केवल और केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। और पुंची कमीशन ने क्या क्या बोला, सारी चीज़ें होगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर पर्सन टू बी चूजन एज मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ही मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एनी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। अगर उस स्टेट का आपको एमएलए बनना है तो आपको उस स्टेट का क्या होना पड़ेगा, इलेक्टर होना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, ही मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स। देखो, अगर असेंबली में आपको या फिर लोकसभा में आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपकी एज 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा में या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन लड़ना है तो आपकी एज 30 से कम नहीं होनी चाहिए। बस ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपकी एज 25 से कम नहीं होनी चाहिए, और राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में लड़ना है तो आपकी एज 30 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ही मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स, नहीं 25 ईयर्स। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, ए, ठीक है। और मेनली कोई भी जो ये क्वालिफिकेशन है, एमपी एमएलएस की जो क्वालिफिकेशन है, एमपीज की या एमएलएस की क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन कहाँ पे लिखी गई है, याद रखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखी गई है, ठीक है। एमपी एमएलए की क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन कौन से एक्ट में लिखी गई है, 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखी गई है। ये बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये क्वेश्चन गलत करते हैं, इसलिए मैं ये बार बार ध्यान दे रही हूँ कुछ कुछ चीज़ों पे। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी बताया था क्या क्या क्वालिफिकेशन थी। सबसे पहले ही शुड बी ऑफ एज मोर देन 35 ईयर्स। अभी बताया एज का क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं था सुप्रीम कोर्ट जज में। सेकंड है, ही शुड हैव बीन ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 5 ईयर्स। बिल्कुल 5 साल के लिए हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, और 10 ईयर्स के लिए क्या होने चाहिए, एडवोकेट होने चाहिए। अभी बताया था। तो सेकंड एंड थर्ड सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी। लेकिन और इसमें क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर आपको होना है तो एक और चीज़ क्या हो सकती है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट आप हो सकते हो। क्या हो सकते हो, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो सकते हो। लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो आप क्या होगे, या तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस आपके पास, या 10 साल तक आप एडवोकेसी किए हो। बस ये 3 ही केसेस में आप क्या बन सकते हो, हाई कोर्ट के जज बन सकते हो। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का जो कंसेप्ट है वो वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या बोलता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में बताना है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बताना है। सबसे पहले, ही कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। याद रखना, स्पीकर ऑफ लोकसभा हुआ, हाँ, स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्रेसिडेंट में मेनली अगर इनको रिमूव करना है तो इनके लिए हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी नहीं। इनके लिए क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो इसमें हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इसमें बोल रखा है कि इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, हमें क्या चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी, और हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। सेकंड है, ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेनली ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को राइट करके रिजाइन करते हैं। तो याद रखना, स्पीकर हमेशा किसको राइट करता है, अपने रेजिग्नेशन लेटर को किसको लिखता है, याद रखना वो किसको करता है, डिप्टी स्पीकर को करता है। ठीक है, किसको करता है, हमेशा रिजाइन करता है डिप्टी स्पीकर को करता है, वो प्रेसिडेंट को नहीं करता है। किसको करता है, डिप्टी स्पीकर को रिजाइन कर देता है वो। ठीक है, डिप्टी स्पीकर को वो रिजाइन करेगा। थर्ड है, ही व्हेन रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन फॉर द हाउस ही कैन नॉट टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। याद रखना, जब भी कोई रिजोल्यूशन उनके रिमूवल के लिए कंसिडरेशन में होगा तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, प्रिसाइड नहीं कर सकते। प्रीसीडिंग में टेक पार्ट तो कर ही सकते हैं, मतलब हाउस की प्रीसीडिंग में तो टेक पार्ट ले ही सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। फोर्थ है, व्हेन एवर द लोकसभा इज डिसॉल्व द स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यू टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो स्पीकर कभी भी वैकेट नहीं करेंगे ऑफिस को, वो जब तक नई लोकसभा नहीं बन जाती तब तक वो रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर उनको रिमूव करना है तो सबसे पहले तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस होनी चाहिए आपके पास। दूसरी चीज़, सबसे पहले अगर इनके लिए मोशन लेके आना है, इनके रिमूवल का मोशन लेके आना भी है, तो आपको सबसे पहले इनको 14 डे एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा। 14 डे एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा। और फिर जब आप मोशन लेके आते हो तो कम से कम 50 मेंबर्स का आपके पास सपोर्ट होना चाहिए। कितने मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, 50 मेंबर्स का आपके पास सपोर्ट होना चाहिए जब आप इस मोशन को लेके आ पाओगे। ठीक है, तो और याद रखना, ये प्रिसाइड नहीं कर सकते जब भी इनके रिमूवल का रिजोल्यूशन प्रोसेस में होगा। ठीक है, लेकिन ये वोट कर सकते हैं और प्रोसीडिंग में टेक पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही है जो इक्वलिटी वाली केस है, या वोट को कास्ट नहीं कर सकते। ये जैसे इक्वलिटी ऑफ वोट होगी तो वोट को कास्ट नहीं कर सकते, प्रिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी, इसका आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। पार्लियामेंट्री फोरम्स के बारे में बताना है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फोरम्स के बारे में बताना है। फर्स्ट, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री फोरम्स। तो याद रखना, बहुत सारी पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं। कितनी है, बहुत सारी पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं। एट प्रेजेंट कितनी है, 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं। उन 8 पार्लियामेंट्री फोरम में से याद रखना, केवल और केवल एक पार्लियामेंट्री फोरम है जिसको कौन है, जो जिसमें स्पीकर उसको वो नहीं करते, क्या नहीं करते, उनको हेड नहीं करते। मतलब वैसे सब पार्लियामेंट्री फोरम को करते हैं, 7 को करते हैं, लेकिन एक को नहीं करते, 8वीं को नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि सबको वो क्या करते हैं, हेड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। और वो कौन सी है पार्लियामेंट्री फोरम जिसको हमारे स्पीकर जो हैं वो हेड नहीं करते, वो कौन सी पार्लियामेंट्री फोरम है, तो याद रखना वो है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। कौन सी है, पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ पे है, उसको वो हेड नहीं करते। उसको हेड कौन करते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन। कौन करते हैं उसको, राज्यसभा के चेयरमैन। वो कौन होते हैं, जो भी होंगे, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो उनको चेयर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। और इंडिया में पहली पार्लियामेंट्री फोरम कब बनी है, मतलब पहली पार्लियामेंट्री फोरम कौन सी थी, याद रखना, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट वाली थी। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये थी सबसे पहली पार्लियामेंट्री फोरम जो कब बनी थी, याद रखना 2005 में बनी थी। कब बनी थी, 2005 में बनी थी। पहली पार्लियामेंट्री फोरम थी वाटर कंजर्वेशन पे। एक है पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ पे, उसको कौन हेड करता है, राज्यसभा के चेयरमैन, उसको स्पीकर हेड नहीं करते हैं। सेकंड है, द ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ फोरम इज को टर्मिनस विद मेंबरशिप ऑफ रिस्पेक्टिव हाउस। बिल्कुल, जब तक वो जो मेंबर्स है वो हाउस के मेंबर रहेंगे तब तक पार्लियामेंट्री फोरम के भी रहेंगे। बिल्कुल सही है। थर्ड है, मेंबर में रिजाइन फ्रॉम द फोरम बाय राइटिंग टू द स्पीकर और चेयरमैन। बिल्कुल, स्पीकर या चेयरमैन को रिजाइन करके वो रिजाइन हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है। और इसमें देखो, इसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं। मतलब जब भी कोई पार्लियामेंट्री फोरम बनेगी, मान लो कि पार्लियामेंट्री फोरम बने, उसके एक तो प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे, चेयरपर्सन, एक वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे।
ठीक है, और एक को प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे। इनको छोड़ के हर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म में 31 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, 31 मेंबर्स होंगे, जिसमें से अब अगर बात करें 21 तो लोकसभा से होने चाहिए, मतलब 21 या 21 से कम तो लोकसभा से होने चाहिए, और 10 से ज़्यादा राज्यसभा से नहीं होने चाहिए। तो ऐसे उनका क्या है, मेनली पार्लियामेंट्री फॉर्म का वो है, क्या बोलते हैं, कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, और मेंबर्स हैं इनको मेनली, जो मान लो कि ये लोकसभा से हैं, ये राज्यसभा से हैं, तो ये मेनली मेंबर्स होते हैं। तो ये मेनली क्या होते हैं, इलेक्ट नहीं होते, ये मेनली नॉमिनेट होते हैं। और इनको नॉमिनेट कौन करता है, इनको नॉमिनेट स्पीकर ही करता है, स्पीकर या फिर चेयरमैन, राज्यसभा से चेयरमैन और लोकसभा से वो स्पीकर। ठीक है, जो भी मेंबर्स होंगे उनके अंदर से ही मेनली जो है वो किए जाएंगे। और जो ये मेंबर्स है वो स्पीकर जो चेयरमैन को रिज़ाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और बस यही चीज़ें हैं। और ये तो होगी हमारी क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये कुछ पार्लियामेंट्री फॉर्म है। अदर पार्लियामेंट्री फॉर्म कौन कौन सी है, जो हमने दो तो देख ली, और कौन सी है, एक तो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑन यूथ। ठीक है, एक तो है यूथ, एक है चिल्ड्रन पे पार्लियामेंट्री फोरम है, एक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे है। ठीक है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट पे है, एक आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पर्सन पे है, और एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे है। ठीक है, तो ये 6 और हैं, और 2 हमने पहले देख ली थी। तो टोटल 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं, जिसमें से सबको स्पीकर हेड करते हैं, एक को नहीं करते। वो कौन सी है, पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ पे। ठीक है, तो ये हमारी पार्लियामेंट्री फोरम के बारे में काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ग्राम सभा के बारे में बताना है। इट इज़ ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल। ये बोल रहा है कि एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें पर्सन रजिस्टर्ड होते हैं इलेक्टोरल रोल में उसी विलेज पंचायत की। तो ये स्टेटमेंट क्या है, आपको क्या लग रही है स्टेटमेंट, क्या बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, द रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा शैल बी मैंडेटरी फॉर द ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस फॉर माइनर मिनरल्स इन एवरी पंचायत। तो याद रखना, ग्राम सभा की रिकमेंडेशन मैंडेटरी तो है, लेकिन हर एक पंचायत में नहीं है। शेड्यूल एरियाज में जो पंचायत है केवल उन्हीं में है। शेड्यूल एरिया में जो पंचायत होगी, जहाँ एसटी एरियाज होंगे वहीं पे तो होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी कि हर एक पंचायत में होती है। नहीं, जो शेड्यूल एरिया की पंचायत होते हैं वहीं पे होती है। थर्ड है कि अंडर पीसा एक्ट 1996 इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज अंडर द पॉवर्टी एलिवेशन एंड अदर प्रोग्राम्स। पीसा एक्ट 1996 के अंडर ये रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी, ग्राम सभा, वो बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई करने में, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए या फिर अदर प्रोग्राम्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि वही आइडेंटिफाई करती है कि किसको हमें वो अपॉइंट करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया सी। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा शर्मा लो। ठीक है, थोड़ी सी शर्म अगर आपके अंदर है ना, बची हुई है अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और नहीं बची है तो क्या ही कर सकते हैं फिर तो आपको भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तो देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिडिक्शन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिडिक्शन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। कैसा है, बिल्कुल प्रेसिडेंट तो किसी भी मैटर को सुप्रीम कोर्ट को भेज ही सकते हैं। ठीक है, और कौन से आर्टिकल के अंडर भेज सकते हैं, आर्टिकल 143 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं प्रेसिडेंट। सेकंड है, द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग हो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कोई भी एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। तो और वैसे भी ये कौन सी जुरिडिक्शन है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, तो ये बाइंडिंग नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, आर्टिकल 43 के अंडर 2 केसेस में मेनली क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। 2 केसेस में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं, 2 केसेस में। पहला केस कौन सा है, या तो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो, उस पे जो हमसे ये पहला पूछ लिया है। ठीक है, एक दूसरी चीज़ है, एक दूसरा है जिसमें अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है या फिर कोई एग्रीमेंट है या लॉ है, अगर उस पे क्वेश्चन है, उस पे भी जो है प्रेसिडेंट एडवाइस मांग सकते हैं। याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे या पब्लिक इंपॉर्टेंस के फैक्ट पे अगर प्रेसिडेंट ने कोई एडवाइस मांगी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का अपनी मर्जी है कि वो दे या ना दे। लेकिन अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, लॉ है, एग्रीमेंट है, कुछ है, अगर उस पर प्रेसिडेंट ने अगर एडवाइस मांगी है तो वो देनी ही पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट को वो देनी ही पड़ेगी। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के लिए मस्ट है। लेकिन इन दोनों में से प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस को माने
या ना माने, ये क्या है, उसकी मर्जी है। ठीक है, याद रखना ये प्रेसिडेंट की मर्जी है, उस पर कोई कंपल्शन नहीं है उनकी एडवाइस को मानने की। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे मांगा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट दे भी सकता, नहीं भी दे सकता, मर्जी है। लेकिन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी पे उनको एडवाइस देनी ही पड़ेगी, और एडवाइस माननी है ना माननी प्रेसिडेंट की मर्जी है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। पीएम केयर्स फंड, भाई बहुत बड़ा फंड है, बहुत ही अच्छा फंड है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी काफ़ी रहा है ये। ठीक है, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, बिल्कुल इसी पे मेन फंडा था। सेकंड है, ये फंड होता है बोथ बजटरी अप्रूवल से और सीएसआर कंट्रीब्यूशंस। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बजटरी अप्रूवल इसमें नहीं आएंगे, बजट से कोई पैसा इसमें नहीं डाला जाएगा, सीएसआर कंट्रीब्यूशन इसमें हो सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है, एन आरटीआई कैन बी फाइल्ड टू सीक इन्फॉर्मेशन बाय जर्नल पब्लिक एज इट इज डेजिग्नेटेड एज पब्लिक ऑथोरिटी। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसको आरटीआई लगाने को भी इसको मना कर दिया था उन्होंने, ये मना कर दिया था कि हम कितने पैसे हैं, क्या है, कहाँ कितने पैसे लगाए हैं, ये भी मना कर दिया था पीएम केयर्स फंड वालों ने, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये कोई पब्लिक ऑथोरिटी नहीं है, आप इस पर आरटीआई नहीं लगा सकते। ठीक है, इस पर आप आरटीआई नहीं लगा सकते। और इन्होंने क्या बोला था इसको, इन्होंने बोला था कि ये पब्लिक ऑथोरिटी नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। क्या बोला था, ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इस पर आप आरटीआई नहीं लगा सकते। और ये इनकम टैक्स से भी इसको बाहर रखा गया है। क्या है, इसको इनकम टैक्स से भी बाहर रखा गया है टोटल। और इसको ऑडिट भी कौन करता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर इसको ऑडिट करते हैं। कौन करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर इसको क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन, साथ में अदर मेंबर्स की बात करें वो कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। ये होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इसके क्या हैं, ये अदर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, इसके ट्रस्टीज़ हैं, ये भी इसके मेंबर्स हैं, तो ध्यान रखना। और ये मेनली किसके अंडर रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर ये क्या है, रजिस्टर्ड है। तो बस यही चीज़ें हैं किसके बारे में, पीएम केयर्स के बारे में। तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ऑल लीगली बाइंडिंग, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ऑल द लीगली ऑथराइज्ड पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल कोई भी जो लीगली ऑथराइज्ड पेमेंट होंगी वो कहाँ से निकलेंगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सेकेंड है, द पेमेंट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। बिल्कुल पब्लिक अकाउंट से जो पैसा है वो बिना पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन के निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड है, द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो कंटिजेंसी फंड है इंडिया का वो मेनली फाइनेंस सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के बिहाफ पे निकाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी। ठीक है, और वैसे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में, हमारे आर्टिकल 267 में है। ठीक है, आर्टिकल 267 में है। और जो पब्लिक अकाउंट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 266 में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 19, आंसर सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। एफआरपी के बारे में बताना है, फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइस, सेम है किसके, एमएसपी के। इट इज़ द मिनिमम प्राइस पेड टू शुगर केन फार्मर बाय शुगर केन मिल। इट इज़ अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। देखो तो याद रखना, ये अप्रूव तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करती है, जिसको हेड कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। लेकिन इसको रिकमेंड कौन करता है, इसको रिकमेंड करती है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कौन करती है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इसको रिकमेंड करती है। लेकिन इसको अप्रूव कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हेड कौन करते हैं, हमारे पीएम हेड करते हैं। एमएसपी को भी यही रिकमेंड करते हैं और एफआरपी को भी यही रिकमेंड करते हैं, सेम प्रोसेस है। अगर आपने इकोनॉमी वाला सेक्शन जाके नहीं देखा है तो अब भी देख लो, अभी आपके पास टाइम है, रिवाइज भी कर सकते हो। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। आ जाते हैं 21 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के बारे में बताना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले है ही एलोकेट्स वेरियस पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट क्या लग रही है आपको, बिल्कुल सही है। यही पोर्टफोलियो मेनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिनिस्टर्स के बीच में। और जब उनकी डेथ हो जाती है, मान लो चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है किसी की भी, तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही सही स्टेटमेंट है। आंसर क्या आ गया, सी। ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर के केस में भी है, प्राइम मिनिस्टर की डेथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी डिसॉल्व हो जाएगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट लिस्ट व्हेन राज्यसभा पासिस द रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट।
हमें बताना है कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के बारे में बताना है कि स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट लिस्ट व्हेन द राज्यसभा पासिस द, अच्छा मतलब किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे राज्यसभा जब रिजोल्यूशन पास कर देती है तो क्या होता है। सबसे पहले है इट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट व्हेन द राज्यसभा पासिस द रिजोल्यूशन विद द स्पेशल मेजोरिटी। जब स्पेशल मेजोरिटी से राज्यसभा पास कर देती है तो बिल्कुल किसी भी स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। सेकेंड है कि द लॉ रिमेन इन फोर्स टिल इट इज़ रिपील्ड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। याद रखना कब तक वो लॉ रहेगा, याद रखना जब तक 1 साल तक रहेगा लगभग, ठीक है। याद रखना वो लॉ कब तक रहेगा, जब तक 6 महीने उसके पार नहीं हो जाते। जब तक 6 महीने उसके पार नहीं हो जाते तब तक वो क्या रहेगा, उसमें रहेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि मान लो कि ये रिजोल्यूशन है, इसने रिजोल्यूशन पास किया, रिजोल्यूशन मान लो आज खत्म हो गया, तो आज के 6 महीने बाद मान लो क्या हो जाएगा, मान लो 6 महीने बाद मान लो रिजोल्यूशन आज खत्म हो गया, आज मान लो रिजोल्यूशन खत्म हो गया। अगर आज रिजोल्यूशन ख़त्म हो गया तो उसके 6 महीने के बाद मतलब 6 महीने तक वो चलेगा रिजोल्यूशन लॉ, और उसके बाद वो लॉ क्या हो जाएगा, अपने आप सीज टू ऑपरेट हो जाएगा, फिर वो ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। यही चीज़ ध्यान रखनी 6 महीने तक। तो वो ऐसा नहीं है कि वो रिपील नहीं करेंगे तब तक फोर्स में रहेगा, ऐसा नहीं है, 6 महीने के बाद वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। थर्ड है इट रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज ऑन द सेम मैटर। ये रिस्ट्रिक्ट करता है पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को टू मेक लॉ ऑन द सेम मैटर। कैसा हो सकता है कि स्टेट का ही लॉ और स्टेट ही ना बना पाए, ऐसा नहीं है कि वो उसकी पावर को, स्टेट की भी पावर रहेगी, लेकिन अगर राज्यसभा पास कर देती है तो पार्लियामेंट भी उस पर लेजिस्लेशन बना सकती है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, ए, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। बाल्टिक सी पे कौन कौन सी कंट्रीज है। देखो अभी आज मेरे पास वैसा सेटअप नहीं है तो मैं आज आपको मैप नहीं दिखा सकती। तो बाल्टिक सी वाली कंट्रीज कौन सी हैं, एस्टोनिया भी है, लिथुआनिया भी है, रशिया भी है, लेकिन चेक रिपब्लिक वहाँ पे नहीं है, ठीक है। चेक रिपब्लिक वहाँ के भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। फोर्थ रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है सी। अब जाके देखो बाल्टिक सी की कंट्रियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। बाल्टिक सी वाली जो कंट्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे, एक बार जाके देखो, ठीक है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, कौन सा क्राइटेरिया नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करने का। देखो ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि क्या आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको है ना, ये बार बार जो मैसेज करते हैं ना, मान लो कि मैं आज हिस्ट्री की सीरीज़ करवा रही हूँ तो आप मेरे पास मैसेज आते रहेंगे, मैम पॉलिटी की सीरीज़ कब चलेगी, मैम इकोनॉमी की सीरीज़ कब चलेगी, ठीक है। बाई चांस मैं इकोनॉमी की शुरू करवा दी, मैम पॉलिटी की सीरीज़ कब चलेगी, मैम करंट अफेयर्स कब चलेंगे, मैम 365 कब चलेगा। मैं मान लो करंट अफेयर्स करवा रही हूँ, उसके नीचे कमेंट आएंगे मैम पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा। पॉलिटी करवा रही हूँ मैम अब वो जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है वो कब चलेगी। भाई मैं क्या करवाऊँ, आप जो करवा रही हो पहले वो तो कर लो, जितना करवाया एक बार उसी को रिवाइज़ कर लो। अगर आपको वो सारी चीज़ें आती हैं तो आप बोलो। आप पहले पॉलिटी का, मैंने इतने सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, मैंने पॉलिटी स्टार्ट करवाई, उसके बाद भी पॉलिटी स्टार्ट करवा दी है, तो अब एक ही टेस्ट के बाद क्या आपने पहले ही टेस्ट किया, उसके बाद सेकंड टेस्ट किया ही नहीं है किसी ने। उसके बाद कमेंट आ रहे मैम अब फुल लेंथ टेस्ट कब स्टार्ट होंगे। तो भाई तुम पहले तो ये तो टेस्ट कर लो जो तुम कर रहे हो, तुम्हें पहले तो तुमने किए नहीं है। बच्चे मेरे को ऐसा लग रहा है ना जिस हिसाब से कि कम से कम बस 10-12 टेस्ट करते हैं स्टार्टिंग वाले, और उसके बाद सीधा फुल लेंथ टेस्ट पे आ जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं फुल टेस्ट, एक भी टेस्ट सीरीज़ बच्चे फुल नहीं करके जाते हैं। फिर बोलते हैं मैम अगर हम आपकी सारी वीडियोस देख लेंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब आप टेस्ट ही नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा। और हाँ, अब की बार भी हमारी जो कोचिंग है केवल वो जो बच्चे ये वीडियो देख के गए हैं, 2 से 3 बच्चों का प्री में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब भी आप ये चीज़ मानोगे नहीं, केवल वो यही वीडियोस देख के गए हैं और उन बच्चों का अभी सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक है। प्री में अभी मेंस में भी हुआ है, ठीक है। अभी वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि इससे सिलेक्शन नहीं होंगे, सिलेक्शन तो हर एक वहाँ से होते हैं। तो आप ये मत मानो कि इन वीडियोस को देख के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं तो इनमें बेसिक कंसेप्ट भी कंप्लीट करवाती हूँ और इतनी मेहनत आपके लिए मेरे ख्याल से तो कोई नहीं करके देगा। तो प्लीज़ बार बार आप ये कमेंट मत किया करो कि मैम वो वाला कब आएगा, वो वाला कब आएगा, वो वाला कब आएगा। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ दिन रेस्ट लेती हूँ, बोलते रहने दो, ठीक है। फिर वो रेस्ट लेने का टाइम आ जाता है तो मेरे को करवाने दो, मैं अपने आप सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूँगी। आपसे ज़्यादा टेंशन मेरे को है कंप्लीट करवाने की, ठीक है। तो चलिए फिर भी आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ महाराजाओ
महारानियों जो भी हो आप, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। नेशनल पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया नहीं है, देख लेते हैं। सबसे पहले, इट सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एंड 4 सीट्स इन लोकसभा जनरल इलेक्शन। याद रखना, या तो 6% वोट हो उसके पास या फिर 4 सीट्स जीते लोकसभा में, तो तब वो क्या बन सकते हैं, नेशनल पार्टी बन सकती है। तो बिल्कुल ये कंडीशन तो है। सेकंड है, अगर वो 2% सीट्स जीत जाए किसी भी 3 स्टेट्स में लोकसभा की, तो वो भी बिल्कुल, अगर तो भी वो क्या बन जाएगी, नेशनल पार्टी बन जाएगी। थर्ड है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट। बिल्कुल, अगर वो एटलीस्ट 4 स्टेट में अगर वो स्टेट पार्टी है तो भी वो क्या बन जाएगी, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी बन जाएगी। फोर्थ है, इट सिक्योर्स 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स एट जनरल इलेक्शन। एटलीस्ट 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन जनरल इलेक्शन ऑफ किसी भी स्टेट्स में। तो याद रखना, ये कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन है स्टेट पार्टी के लिए। ये कंडीशन किसके लिए, स्टेट पार्टी के लिए। वो 4 स्टेट नहीं है, किसी भी स्टेट में अगर आप 8% वैलिड वोट ले आते हो लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो आपका क्या हो जाएगा, आप एक स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाओगे। और जो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ये वाली कंडीशन आई थी कब, 2011 में। कब आई थी, 2011 में ये कंडीशन ऐड की गई थी, पहले ये कंडीशन नहीं थी। तो ये 3 कंडीशन है किसके लिए, नेशनल पार्टी अगर बनानी है तो उसके लिए, ठीक है। तो नेशनल पार्टी अगर बनानी है तो उसके लिए ये 3 कंडीशन है। अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो उसके लिए ये 3 कंडीशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टेट पार्टी बनना है, मान लो, ठीक है, अगर किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी बनना है, अगर किसी भी पार्टी को मान लो स्टेट पार्टी बनना है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, उसके लिए 4, एक तो कंडीशन हमने देख ली 8% वोट वाली, इसके अलावा 4 कंडीशन हो रहे हैं। सबसे पहले, या तो 6% वैलिड वोट्स हों आपके पास, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में या तो 6% वैलिड वोट्स हों, या फिर और 2 सीट्स आपको जीतनी है। कितनी जीतनी है, 2 सीट्स आपको जीतनी है और 6% वैलिड वोट्स होने चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन है, या तो आपके पास 6% वैलिड वोट्स हों, ठीक है, या तो 6% आपको पास वैलिड वोट्स हों लोकसभा में, और सीट कितनी जीतनी है आपको, एक मिनिमम 1 लोकसभा सीट आपको जीतनी है, तब आप क्या बन सकते हो, स्टेट पार्टी बन सकते हो। तीसरी क्या कंडीशन है, या तो 3% आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करनी है, सीट्स को विन करना है, 3% सीट्स आपको जीतनी है, या फिर आपको 3 सीट्स जीतनी है, या फिर आपको असेंबली में 3 सीट्स जीतनी है, या फिर 3% सीट जीतनी है, जो भी ज़्यादा हो, जो भी मोर हो, ठीक है। याद रखना, जो भी ज़्यादा हो वही कंडीशन मानी जाएगी, ठीक है। या फिर एक 4th कंडीशन है। 4th कंडीशन क्या है, 4th कंडीशन है कि या तो आप 1 लोकसभा सीट्स जीत जाओ, ठीक है, या तो आप 1 लोकसभा सीट जीत जाओ हर 25 सीट्स में से, हर 25 लोकसभा सीट्स में से 1 लोकसभा सीट आप जीत जाओगे, तो भी आपको क्या हो जाएगा, आप एक स्टेट पार्टी बन जाओगे। तो ये 4 कंडीशन तो ये होगी, और 8% वैलिड वोट्स वाली जो 2011 में ऐड हुई थी वो हमने पहले ही बता दी थी। तो ये स्टेट पार्टी बनने के लिए कंडीशन, नेशनल पार्टी बनने के लिए भी हमने कंडीशन देख ही ली है, ठीक है। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 24 इसका आंसर हो जाता है डी, क्योंकि यही जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल बजट किस में है, तो याद रखना, एनुअल बजट नाम तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो एक है हमारे, इसकी जगह लिखा गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 112 में। किसमें, आर्टिकल 112 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग क्या होती है, ऑर्डिनेंस इशू करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। आर्टिकल 111 में 110 में क्या है, मनी बिल आता है हमारा। आर्टिकल 111 में क्या है हमारा, क्या होता है इसमें, जब दोनों हाउसेस कोई बिल पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जो बिल आता है वो यहाँ पे आता है, प्रेसिडेंट असेंट के लिए। मनी बिल जब पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, तो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए आर्टिकल 111 के अंडर आता है। आर्टिकल 110 में मनी बिल आता है, 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, 123 में क्या होती है, ऑर्डिनेंस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में बताना है। क्या रीज़न नहीं था इसको अडॉप्ट करने का, क्या रीज़न नहीं था, मतलब और सारे रीज़न थे कि हमने ये अडॉप्ट किया। सबसे पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी,
जो किसी स्मॉल कंट्री में काम कर सकती है लेकिन इतनी बड़ी कंट्री में वो नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये स्टेटमेंट सही है कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी, इसलिए इंडिया में इसको अडॉप्ट नहीं किया गया। सेकंड है, द एंटायर इलेक्शन सिस्टम ऑफ FPTP इज़ एक्सट्रीमली सिंपल। बिल्कुल इसका जो FPTP का जो सिस्टम है वो सिंपल है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल इसीलिए नहीं लिया गया। सी है, FPTP इज कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड एंड रिप्रेजेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन लोकेलिटी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है। FPTP वोट्स आर ऑफन आस्क्ड टू चूज ए पार्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी लाइन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, रॉन्ग होगी। ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। FPTP में ऐसा नहीं होता, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन नहीं थी, ये रीज़न नहीं था किसके अडोप्शन के, FPTP के अडोप्शन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 6 ईयर। मैक्सिमम टेन्योर 6 ईयर्स बोला गया है। तो क्वालिफिकेशन के लिए तो हमने बताया था कि कोई भी क्वालिफिकेशन के लिए तो कुछ बोला ही नहीं था। तो याद रखना, मेनली कुछ भी इसके बारे में नहीं बोला गया, किसके बारे में, कि उनका टेन्योर कितना होगा। ठीक है, टेन्योर फिक्स नहीं किया गया। टेन्योर किसी भी, ना हाई कोर्ट के जज का ना सुप्रीम कोर्ट के जज का फिक्स नहीं किया गया है। ना टेन्योर फिक्स है ना मिनिमम एज फिक्स है। ठीक है, याद रखना, ना मिनिमम एज फिक्स है ना टेन्योर फिक्स है, कुछ फिक्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मिनिमम टेन्योर फिक्स कर दिया गया है। सेकंड है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज किसको रिजाइन करता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज, याद रखना, किसको रिजाइन करता है, प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है, ना कि चीफ जस्टिस को। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, रॉन्ग है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी की, कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें ही दी गई हैं केवल। और वैसे भी मेनली क्या क्या क्वालिफिकेशन में मेनली क्या बताया गया है कि अनटिल 65 ईयर्स के सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हो जाते तब तक वो ऑफिस को हेल्ड कर सकते हैं। अब ये नहीं लिखा गया कि वो 6 साल का पीरियड है, 5 साल का पीरियड है, ऐसा नहीं लिखा गया है। जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। और हाई कोर्ट में क्या लिखा गया है, जब तक वो 62 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक वो जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के। ठीक है, और ये रिज़ाइन किसको करेंगे, प्रेसिडेंट को करेंगे, हाई कोर्ट के जज भी और सुप्रीम कोर्ट के जज भी। ठीक है, और प्रेसिडेंट का रिमूवल का प्रोसेस तो हमने आपको बताया ही था। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या कर लिया, मतलब जजेस के अपॉइंटमेंट हमने कर लिया है, उनकी क्वालिफिकेशन हमने कर लिया है, टेन्योर हमने देख लिया है। ठीक है, उसके बाद रिमूवल की प्रोसेस हमने देख ली है, इनकी एडवाइजरी जुरिडिक्शन देख लिया कैसे है। तो ये कई सारी चीज़ें हमने देख ली है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पे, एक डिफरेंस है यहाँ पे। अगर कोई भी क्वेश्चन उनकी एज से रिगार्डिंग डिसाइड करना है तो सुप्रीम कोर्ट के केस में कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अगर कोई भी एज से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन सोल्व करना है या फिर कोई भी चीज़ डिसाइड करनी है तो कौन डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। लेकिन 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 अगर 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 कोई भी क्वेश्चन एज से रिलेटेड आता है हाई कोर्ट में तो उसको कौन डिसाइड करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। और किससे कंसल्ट करेंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, कौन, हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। और जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा वो क्या होगा, फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट का डिसीजन क्या माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा। ये चीज़ हमेशा 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 के लिए ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। और सारी चीज़ें सब दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर एक्सटेंडेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर किसको एक्सटेंडेड है, हमें ये बताना है कि प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एक्सटेंडेड किस किस को हैं। तो याद रखना, गवर्नर को हमारे जो स्टेट प्रिविलेजेस हैं वो एक्सटेंडेड नहीं है। चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और एडवोकेट जनरल, इन चारों को हैं। लेकिन जो हमारे गवर्नर हैं उनको वो नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, गवर्नर को प्रिविलेजेस एक्सटेंडेड नहीं है, बेशक से वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है, वैसे प्रिविलेजेस होते क्या हैं, प्रिविलेजेस एंड स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज़, एग्जेम्पशंस जो मेंबर्स इंजॉय करते हैं उस हाउस में होने के कारण। ठीक है, मेनली इससे क्या होता है, इंडिपेंडेंस, इफेक्टिवनेस पता चलती है उनके एक्शंस की। मेनली डिग्निटी और डेकोरम बना रहता है हाउस का प्रिविलेजेस के कारण। ठीक है, और जो किसके लिए है ये, मेनली कॉन्स्टिट्यूशन ने उन लोगों के लिए जो हमारे हाउस में बोल सकते हैं या फिर प्रोसीडिंग्स में टेक पार्ट कर सकते हैं, उनके लिए ये जो प्रिविलेजेस हैं ये एक्सटेंड किए हुए हैं।
ठीक है, या फिर जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनके लिए किए हुए हैं। वैसे अगर देखा जाए ना तो जो प्रिविलेजेस की अगर बात करें तो 2 टाइप के प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रिविलेजेस की, देखो हमारे प्रिविलेजेस जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से प्रिविलेजेस होते हैं? एक तो होते हैं हमारे इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। कौन से होते हैं? एक तो हमारे इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होते हैं और एक हमारे होते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस। कलेक्टिव प्रिविलेजेस, अगर हम इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की बात करते हैं तो उसमें आते हैं जैसे कि आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब भी स्टेट लेजिस्लेचर का अगर सेशन चल रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर का अगर सेशन चल रहा है तो आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। साथ में आपको 40 डेज बिफोर और 40 डेज आफ्टर, ठीक है, याद रखना। स्टेट लेजिस्लेचर का मान लो आज यहाँ पे ये दिन है, ठीक है, एक दिन है, मान लो ये 24 तारीख है, आज का दिन मान लो आपको आप आज के दिन तो आपको अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता, साथ में इससे 40 डेज पहले और 40 डेज बाद भी आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। 40 डेज पहले ना 40 डेज बाद भी आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और क्या क्या प्रिविलेजेस हैं याद रखना, ये प्रिविलेजेस केवल और केवल किस में? सिविल केसेस में है। केवल और केवल किस में? ये प्रिविलेजेस सिविल केसेस में। ये जो प्रिविलेजेस है ये क्रिमिनल केसेस में नहीं है और प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो केसेस हैं उसमें भी नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में नहीं है, क्रिमिनल केसेस में भी नहीं है, केवल और केवल सिविल केसेस में ये प्रिविलेजेस, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ और क्या प्रिविलेजेस हैं कि कोई भी मेंबर जो है वो स्टेट लेजिस्लेशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुछ भी बोल सकता है और फिर वो बाय चांस उन्होंने कुछ बोल दिए पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उनको कोर्ट में उसके लिए जाना नहीं, मतलब कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। आप कुछ भी बोलो, मतलब वहाँ पे आप बोल सकते हो, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हो, मतलब जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है उसका यूज़ करके आप बोल सकते हो। तो आपको कोर्ट में किसी भी कहे हुए वर्ड के लिए आपको कोर्ट में वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है वहाँ पे उन मेंबर्स के लिए। इसके अलावा आप जूरी सर्विस से बच जाते हो, मतलब जूरी सर्विस इन दी सेंस आप रिफ्यूज़ कर सकते हो कोई भी एविडेंस देने से या फिर एज ए विटनेस अपीयर होने से। किसी भी पेनल्टी अगर कोई लगी हुई है कोर्ट में, अगर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में है, तो कोई भी आप जूरी की बात मानो मत मानो बराबर है, ठीक है। तो उससे भी आप एग्जाम्प्ट हो जाते हो। तो ये सारे क्या है? इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं। किसको? मैं ये जो भी MLAs होते हैं, MLAs और MP सेम ही हैं दोनों के लिए, ठीक है। MPs MLAs सबके लिए इंडिविजुअल प्रिविलेजेस सेम है। फिर आते हैं हमारे कलेक्टिव प्रिविलेजेस के बारे में। कलेक्टिव प्रिविलेजेस में आता है कि कोई भी रिपोर्ट्स होगी, डिबेट्स होगी, प्रोसीडिंग्स होगी, उनको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। वो कोई भी डिबेट्स वगैरह आप उनको पब्लिश कर सकते हो और साथ में अगर कोई दूसरा वो कर रहा है, मतलब कोई पब्लिश कर रहा है तो उसको आप प्रोहिबिट भी कर सकते हो। अगर कोई भी पब्लिश कर रहा है रिपोर्ट्स को, डिबेट्स को, प्रोसीडिंग्स को, तो आप उसको प्रोहिबिट भी कर सकते हो और पब्लिश भी कर सकते हो। ये कलेक्टिव प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। और क्या है? मेनली स्ट्रेंजर्स को प्रोहिबिटेड है, वो मीटिंग्स में नहीं आ सकता, केवल और केवल मेंबर्स ही आ सकते हैं। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के लिए आपको पनिश भी किया जा सकता है। कोई हाँ बस वही है, कोई सिविल केसेस के लिए, हाँ, जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं चाहेगा, तब तक वहाँ पे कोई भी सिविल या क्रिमिनल केसेस वहाँ पे वो नहीं हो सकते हैं। वहाँ पे कोई भी ट्रायल या फिर कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसेस वहाँ पे नहीं हो सकती है जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं चाहेंगे, ठीक है। जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं चाहेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पार्लियामेंट में भी सेम ही है, लेकिन पार्लियामेंट में एक चीज़ ध्यान रखना, देखो एक तो आप पब्लिश कर सकते हो, एक आप प्रोहिबिट कर सकते हो। ये जो चीज़ है ना कि प्रोहिबिट करने की, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये कंडीशन को क्या कर दिया गया था? रिस्टोर कर दिया गया था। किसको? फ्रीडम ऑफ प्रेस को, कि जो प्रेस है वो आपकी जो डिबेट्स हैं, आपकी जो ट्रू रिपोर्ट्स हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स की, वो विदाउट परमिशन ऑफ आउट क्या कर सकती हैं? पब्लिश कर सकती हैं। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है उसको क्या कर दिया गया था? रिस्टोर कर दिया गया था, ठीक है, फ्रीडम। लेकिन अगर कोई सीक्रेट मीटिंग की जो बात है उसको आप पब्लिश नहीं कर सकते, सीक्रेट मीटिंग की बात को आप पब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स हैं उनकी जो चीज़ें हैं उनको आप क्या कर सकते हो? पब्लिश कर सकते हो पार्लियामेंट की, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेशन में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या बोलता है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन के बारे में बताना। चेयरमैन हमारे कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो डिप्टी चेयरमैन देख लेते हैं। ही इज सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये मेनली सिलेक्ट और अपॉइंट कौन करता है? राज्यसभा के चेयरमैन। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट होते हैं, डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होता है और उनको इलेक्ट कौन करते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स अपने में से किसी एक को। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है ही इज सबऑर्डिनेट टू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बिल्कुल गलत, सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं वो, ठीक है, कोई किसी के सबऑर्डिनेट नहीं होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है। और अगर इनको रिज़ाइन करना है तो ये किसको करेंगे? अगर बाई चांस जो डिप्टी चेयरमैन है उनको रिज़ाइन करना है तो ये किसको करेंगे? याद रखना, चेयरमैन को रिज़ाइन करेंगे। किसको करेंगे? चेयरमैन को करेंगे। वही अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, स्पीकर को अगर रिज़ाइन करना है तो वो किसको करेगा? डिप्टी स्पीकर को करेगा। इसमें अगर डिप्टी स्पीकर रिज़ाइन कर रहा है तो वो किसको करेगा? चेयरमैन को करेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। रिमूवल इसका कैसे होगा? जैसे कि स्पीकर वगैरह का होता है, चेयरमैन का होता है, वैसा ही रिमूवल होगा। मतलब आपको 14 डे पहले नोटिस देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होंगी। कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। किसको? राज्यसभा को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी चीज़, जब भी चेयरमैन प्रिसाइड करता है तो तो जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो किसी भी अदर मेंबर्स की तरह ही बिहेव करेगा, उसकी वो सेम ही होती है। सैलरी इसकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है। एक और इसमें मेन चीज़ है, मैं मेन चीज़ इसमें बताना चाहती थी कि बाई चांस मान लो कि अगर चेयरमैन भी नहीं है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों, अगर मान लो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों ही अगर एब्सेंट है, तो प्रिसाइड कौन करेगा? तो प्रिसाइड कौन करेगा? तो याद रखना, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स एक नॉमिनेट करता है चेयरमैन पहले ही एक पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन को बना के रखता है, वो फिर प्रिसाइड करते हैं उसको, अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नहीं है। अगर एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर ये सीट इन दोनों की वैकेंट है, मान लो अभी तक ना इलेक्शन चेयरमैन का हुआ है ना डिप्टी चेयरमैन का हुआ है, तो क्या होगा? तो याद रखना, तो ये पैनल ऑफ चेयरमैन वाइस चेयरपर्सन प्रिसाइड नहीं करेंगे। तो जिसको प्रेसिडेंट चाहेंगे वो प्रिसाइड करेगा, ठीक है। तो जिसको प्रेसिडेंट चाहेंगे, प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करेंगे वो प्रिसाइड करेगा। फिर ये पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स नहीं करेंगे। केवल और केवल जब एब्सेंट है तभी करेंगे, जब सीट वैकेंट है तब पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स वहाँ पे प्रिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ई सेंटा क्या है? ई सेंटा याद रखना 2021 में एक लॉन्च्ड वेब प्लेटफॉर्म है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने लॉन्च किया इसको। तो ये सबसे पहले तो सेकंड स्टेटमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया, बिल्कुल भी नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने इसको लॉन्च किया है। मेनली क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इसकी फुल फॉर्म ही है। पहले इसकी फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। ई से इलेक्ट्रॉनिक, एस से है सोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नाक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर, ठीक है, एक्वाकल्चर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये है इसकी फुल फॉर्म ई सेंटा की, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नाक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में फार्मर्स के ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए वही है सेम की, मतलब एक ऐसा, मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है जिसमें क्या होंगे? फार्मर्स भी होंगे और मतलब ट्रेडर्स भी होंगे और बायर्स भी होंगे। मतलब जो जिनको खरीदना है, कंज्यूमर्स भी होंगे और बायर्स भी होंगे, क्या बोल रही हूँ मैं, सेलर्स भी होंगे और कंज्यूमर्स भी होंगे, ठीक है। सेलर्स भी होंगे और कंज्यूमर्स भी होंगे। एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया एक्वाकल्चर के लिए, ठीक है। और ये नाक्सा क्या है? ये नाक्सा क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर है। ये किसका एक्सटेंशन है? ये MPEDA आपने पढ़ा होगा, मैराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही आती है, उसका ये एक्सटेंशन है। इसमें मेनली क्या किया जाएगा? एक टाइप का बिजनेस से रिलेटेड है, एक डिजिटल ब्रिज प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि मार्केट डिवाइड को एंड किया जा सके, ठीक है।
ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट है इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एक्वा फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर। बिल्कुल इनको कनेक्ट किया जाएगा, एक्वा फार्मर्स को और उनको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया ए। और मेन इसके जो ऑब्जेक्टिव है ना वो 5 ऑब्जेक्टिव हैं, RAISE इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है। 5 ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमें रिस्क रिड्यूस करना है, ये है रिड्यूसिंग रिस्क। दूसरा क्या है? ये है अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मार्केट। तीसरा क्या है? इंक्रीज इन इनकम। चौथा क्या है? शील्डिंग अगेंस्ट रॉन्ग प्रैक्टिसेस। और पांचवा क्या है? ईज ऑफ प्रोसेसेस। तो ये 5 प्रोसेसेस से मेनली जो है एक्वा कल्चर जो है उसको क्या किया जाएगा? इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये मेनली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें दोनों को, जो सेलर्स हैं और बायर्स हैं या फिर कंज्यूमर्स हैं, उनको क्या किया जाएगा? एक साथ लाया जाएगा, ताकि जो बीच की जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो इसमें ज़्यादा फ़ायदा ना उठा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 30 को आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है? सबसे पहले इट इज़ परमानेंट बॉडी। पहली चीज़ तो यही रॉन्ग है, कभी भी डिलिमिटेशन कमीशन परमानेंट तो है ही नहीं। ये तो बार बार जो पार्लियामेंट है वो इसको क्या करती है? वो बनाती है। अभी तक केवल 4 बार ही बना है, 52, 62 और 72 और 2002 अप्रोक्सी 4 बार ही अभी तक बना है, कोई परमानेंट बॉडी नहीं है। सेकंड है, तो इसका मतलब पहला ही क्या होगा? रॉन्ग हो गया, हमें रॉन्ग ही बताना था, तो आंसर क्या आ गया? ए। इसका मतलब सारी नेक्स्ट स्टेटमेंट सही है। द डिलिमिटेशन वुड अप्लाई टू एवरी जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल और टू स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल। द ऑर्डर इशूड बाय इट आर फाइनल। बिल्कुल इसके द्वारा जो ऑर्डर्स इशू होते हैं वो फाइनल होते हैं और उनको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। इस स्टेटमेंट को याद रखना, ठीक है, ये भी करेक्ट है। और डी है कि द प्रेजेंट डिलिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन 2001 सेंसस। बिल्कुल अभी का जो प्रेजेंट डिलिमिटेशन वो 2001 के सेंसस पे प्रेजेंट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में बताना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में बताना है। सबसे पहले है इट वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेट। देखो, सीट्स का एलोकेशन 1950 का एक्ट देखता है। कौन सा? 1950 का एक्ट देखता है सीट्स के एलोकेशन को। तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। सेकंड है कि क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन। देखो याद रखना, एमपी एमएलएज का जो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन है उसको कौन देखता है? 1951 का एक्ट ही देखता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्योंकि इसमें करेक्ट है। याद रखना 1958 के एक्ट में एक तो एमपीज एमएलए का क्वालिफिकेशन आ गया और इलेक्शन से रिलेटेड जितनी चीज़ें वो सारी इसी में आएंगी। जैसे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी देखनी है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के लिए, तो वो भी किस में आएगी? इसी में आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ठीक है, इसके अलावा अगर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ करना है तो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो देखना है, वो भी कौन करेगा? यही कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, वो भी कौन करेगा? 1951 का एक्ट। उसके बाद फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू रिकॉग्नाइज्ड, फ्री सप्लाई जो मटेरियल्स के रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो भी देखेगा कौन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसके बाद कोई भी डिस्प्यूट्स है इलेक्शन से रिलेटेड, वो भी कौन देखेगा? यही एक्ट। उसके बाद करप्ट प्रैक्टिसेस अगर चल रही हैं कोई भी, वो भी देखेगा यही एक्ट। उसके बाद इलेक्टोरल ऑफेंसेस का कौन देखेगा? वो भी यही देखेगा। उसके बाद बाई इलेक्शंस का जो कंसेप्ट है वो भी कौन देखेगा? वो भी 1951 का एक्ट। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, केवल ये चीज़ें 1951 के एक्ट के बारे में याद रख लो। 1950 में तो इसके सारे अलग होंगे रिलेटेड, जैसे कि एलोकेशन ऑफ सीट्स 1950 का एक्ट देखता है। इसके अलावा वोटर्स का क्वालिफिकेशन अगर आ जाए, वोटर के क्वालिफिकेशन को कौन देखता है? 1950 का एक्ट देखता है। और एमपी एमएलए के क्वालिफिकेशन को कौन देखता है? 1951 का एक्ट देखता है। तो याद रखनी है ये सारी चीज़ें, और 1951 के एक्ट के लिए और सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन द गवर्नर एक्सरसाइज इन हिज और हर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। किस फॉलोइंग मैटर में जो गवर्नर है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करता है? आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो हमारे गवर्नर होते हैं ना उनके 2 टाइप के उसके पास डिस्क्रिशन है। क्या है हमारे गवर्नर के पास 2 टाइप का डिस्क्रिशन है। ठीक है, एक तो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और एक है उनका सिचुएशनल डिस्क्रिशन।
ठीक है। एक है उनका सिचुएशनल डिस्क्रिशन, मतलब कोई सिचुएशन आएगी तब वो डिस्क्रिशन लेंगे, और एक है कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है उनका डिस्क्रिशन। दो टाइप के डिस्क्रिशन होते हैं किसके पास, हमारे गवर्नर के पास। अब सिचुएशनल डिस्क्रिशन की बात करते हैं। सिचुएशनल डिस्क्रिशन को हिडन डिस्क्रिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिडन डिस्क्रिशन भी बोलते हैं। इसमें देखा जाए कि मतलब इसमें आता है कि सबसे पहले सीएम का अपॉइंटमेंट जब किसी भी पार्टी की मेजोरिटी ना हो, मान लो किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं है, तब अब कोई सीएम को अपॉइंट करना है, तो तब क्या आएगा, हमारी सिचुएशनल डिस्क्रिशन आएगी। दूसरी चीज़, जब कोई भी सक्सेसर ना हो, कि सीएम की डेथ हो जाए और कोई सक्सेसर ना हो, तब भी जो डिस्क्रिशन किसकी आएगी, हमारे प्रेसिडेंट की आएगी। वो क्या है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। उसके बाद अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसमिसल करना है, अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर स्टेट लेजिस्लेटिव जो भी है असेंबली में पास हो जाता है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाना है तो भी डिस्क्रिशन किसका आएगा, हमारे प्रेसिडेंट का आएगा। और अगर वही है, अगर मेजोरिटी लॉस कर देते हैं तो ये आएगा। तो ये तीन किस में आते हैं, हमारे सिचुएशनल डिस्क्रिशन में आते हैं। सीएम को अपॉइंट करना और काउंसिल और मिनिस्टर को हटाना अगर डिसोल्यूशन हो जाती है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, ये क्या है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। फिर आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन में काफ़ी हैं, जैसे कि अगर कोई रिजर्वेशन करना है, बिल रिजर्व करना है किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, तो भी ये किस में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ये किसी न किसी आर्टिकल में, ठीक है। तो ये गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट को उनको रिकमेंड करना है कि प्रेसिडेंट रूल लगाना है, ठीक है, तो ये भी उनका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। उसके बाद अगर उनको एडजॉइनिंग टेरिटरी में, एडमिनिस्टर करना है, एडजॉइनिंग टेरिटरी में अगर एडमिनिस्टर करना है, तो भी उनका कौन सा डिस्क्रिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। उसके अलावा अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है सीएम से, अगर उनको कोई सीएम से सीख करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन सीख करनी है रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो भी लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं स्टेट के, उससे रिलेटेड, तो वो क्या है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। इसके अलावा कोई भी पेमेंट जो कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स को कोई भी अगर गवर्नर को अगर कोई भी देना है, मतलब इनकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल है उनको कोई भी रॉयल्टी देनी है, तो उसके लिए भी कौन डिटरमाइन, उसको भी, उसमें भी किसकी डिस्क्रिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है किसकी, गवर्नर की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है किसकी, हमारे गवर्नर की। और इन 3 केसेस में किसकी, कौन सी डिस्क्रिशन है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, ठीक है। याद रखना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये डिस्क्रिशन की पावर ना, ये केवल और केवल किसको दी गई है, गवर्नर को दी गई है। याद रखना, ये प्रेसिडेंट को हमारे नहीं दी गई है। ये जो डिस्क्रिशनरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, ये हमारे प्रेसिडेंट को नहीं है, केवल और केवल हमारे गवर्नर को दी गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और एक और चीज़, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में मिनिस्टर्स की जो एडवाइस है, मिनिस्ट्रियल जो एडवाइस है, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग कर दी गई थी। प्रेसिडेंट पे क्या कर दी गई थी, बाइंडिंग कर दी गई थी। मिनिस्टर्स की जो भी एडवाइस थी प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग कर दी गई थी, लेकिन गवर्नर के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं लाया गया था, ठीक है। तो गवर्नर पे ऐसा कुछ नहीं है कि उन पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग होती है, तो ऐसा प्रोविज़न गवर्नर के लिए नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए लाया गया था। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन गवर्नर को दी गई है, प्रेसिडेंट को नहीं दी गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा गवर्नर के बारे में। तो हमसे पूछा गया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन कौन सी है, देखो अभी देखा डिसोल्यूशन में कौन सी डिस्क्रिशन थी, अभी देखा हमने वो कौन सी थी, सिचुएशनल थी। कौन सी थी वो, सिचुएशनल थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 2 और 4। रिकमेंडेशन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल एंड इन्फॉर्मेशन सीख करना। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम जब क्लियर मेजोरिटी ना हो तो क्या थी हमारी, ये सिचुएशनल डिस्क्रिशन थी। तो देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आप ऐसे ही याद रखना। अभी मैंने बता दिया तो आपको अभी याद रहेगा हमेशा के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 आ गया आंसर सी। आ जाते हैं 34 पे। 2+2 डायलॉग किसके बीच में होता है, तो याद रखना 2+2 डायलॉग में कौन होते हैं, एक तो हमारे एक तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर और एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर किसी भी कंट्री के। जब 2+2 डायलॉग में वहाँ मतलब मान लो इंडिया के हैं तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर मिलेंगे, और मान लो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर मिलेंगे, तो उसको बोलेंगे 2+2 डायलॉग। तो इट इज़ ए डायलॉग मैकेनिज्म बिटवीन हेड्स ऑफ द स्टेट्स एंड फॉरेन मिनिस्टर। बिल्कुल हेड्स ऑफ द स्टेट में नहीं होता, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर में होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड है द यूएसए इज द ओनली कंट्री विद विच इंडिया हैज़ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, बिल्कुल गलत।
जो भी क्वाड कंट्रीज़ हैं सबके साथ हमारा मिनिस्ट्रियल 2+2 डायलॉग है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, इन सब के साथ क्या है हमारा वो है क्या 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो आंसर क्या हो गया हमारा डी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटीज हैज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एज इट्स चेयरमैन। तो याद रखना है कि हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, स्पीकर या फिर चेयरमैन, किस कमेटी के वो होते हैं, मतलब वो बताना है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के कौन सी कमेटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, वो हमें बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको याद करना है कि स्पीकर किस किस कमेटी के चेयरमैन है, तो याद रखना जर्नल, बिजनेस, रूल्स, इन कमेटीज़ के मेंबर होते हैं। जनरल पर्पस कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और रूल्स कमेटी, ठीक है। इन सब के चेयरमैन कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं हमारे चेयरमैन। तो जर्नल, बिजनेस, रूल्स, इन सब के कौन से होते हैं, हमारे स्पीकर चेयरमैन होते हैं। एथिक्स कमेटी याद रखना, एथिक्स कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं उनको स्पीकर ही, जो स्पीकर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, लेकिन स्पीकर नहीं होते हैं, ठीक है, स्पीकर नहीं होते हैं वो, इनको किसी भी मेंबर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर चेयरमैन है राज्यसभा में तो चेयरमैन के मेंबर्स में तो वो अपॉइंट करेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एथिक्स कमेटी लोकसभा में भी होती है, राज्यसभा में भी होती है। सबसे पहले राज्यसभा में बनी थी 1997 में और लोकसभा में बनी थी 2000 में, ठीक है। तो मेनली इसको जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो किसी मेंबर्स में से अपॉइंट कर देगा किसी भी मेंबर को इसको प्रिसाइड करने के लिए, तो लेकिन वो खुद नहीं करते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगी करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को जो हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं वो क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं जनरल पर्पस कमेटी को, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को और रूल्स कमेटी को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एक और कमेटी है जिसको डिप्टी स्पीकर जो है वो चेयर करते हैं। एक और कमेटी है जिसको क्या करते हैं, डिप्टी स्पीकर जो है वो हमारे हेड करते हैं। वो कौन सी कमेटी है, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रिजोल्यूशंस। कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रिजोल्यूशंस पे है, जो डिप्टी स्पीकर हमारे हेड करते हैं। और ये जो प्राइवेट मेंबर बिल एंड रिजोल्यूशन वाली है, ये जो कमेटी है ये राज्यसभा में नहीं बैठती है, केवल और केवल लोकसभा में बैठती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 35 आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमसे ये पूछा है, किसके में कर सकते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, बिल्कुल जो 1/3 मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनको एमएलए ही इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स बिल्कुल उसमें भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल उसमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो सारे इसमें कर सकते हैं पार्टिसिपेट। और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल और केवल जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वही टेक पार्ट करते हैं। ये जो है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया, सी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या बोलता है, एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में बताना है। एस्टिमेट्स कमेटी सबसे बड़ी कमेटी है हमारी उसकी, ठीक है, पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है, लार्जेस्ट कमेटी है। सबसे पहले बनी थी, काफ़ी दिन पहले बनी थी। इसने बोला है कि सबसे पहले 1950 में बनी थी, बिल्कुल गलत है। सबसे पहले कब बनी थी, ये 1921 में बनी थी, ठीक है, 1921 में बनी थी सबसे पहले अगर बात करें। और इसमें केवल और केवल मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, दोनों हाउसेस से इसमें मेंबर नहीं होते हैं, केवल लोकसभा से इसमें मेंबर होते हैं। और इंडिपेंडेंस के बाद ये सबसे पहली कमेटी 1950 में बनी थी, याद रखना, ठीक है, सबसे पहले 1950 में बनी थी। और कृष्ण मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे नहीं, जॉन मथाई जो थे उनकी रिकमेंडेशन पे बनी थी। जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पे बनी थी 1950 में, इंडिपेंडेंस के बाद बनी थी पहली। लेकिन वैसे पहली कब बनी थी, 1921 में बनी थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। थर्ड है, मिनिस्टर कैन बी इलेक्टेड एज इट्स मेंबर बट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन। तो याद रखना, मिनिस्टर तो इसका मेंबर ही नहीं बन सकता, ठीक है। अब चेयरमैन बनना तो अलग बात है, उसका मेंबर ही नहीं बन सकता मिनिस्टर। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो सारी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी। इसमें राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। इनकी टर्म की बात करें तो वो इनकी टर्म कितनी होती है, याद रखना 1 ईयर इनकी टर्म होती है, ठीक है। मिनिस्टर इसके मेंबर बन ही नहीं सकते। चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा, स्पीकर,
ठीक है। स्पीकर इसमें क्या करेंगे, चेयरमैन को, इसके चेयरमैन को क्या करेंगे, वो करेंगे, अपॉइंट करेंगे किसी भी मेंबर्स में से। इसको कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी भी बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। और इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो क्या होती है, एडवाइजरी होती हैं, ठीक है। इसकी जो रिकमेंडेशन होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं, और एक्सपर्ट गाइडेंस जो कैग की होती है वो इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1956 देखो पहले इसमें 25 मेंबर्स होते थे, लेकिन 1956 के बाद इसमें कितने मेंबर्स की संख्या होगी, 30, ठीक है। सारे लोकसभा से, और इसमें मेंबर्स की संख्या कितनी है, 30, ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी कमेटी है ये, 30 मेंबर्स की कमेटी है, केवल लोकसभा से इसमें मेंबर्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं 38 पे। म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताना है, ड्यूरेशन के बारे में। एक्ट प्रोवाइड करता है कि 5 साल का ड्यूरेशन होगा हर एक म्यूनसिपैलिटी का, बिल्कुल सही है। सेकंड है, म्यूनसिपैलिटी जो है वो अगर बाई चांस बीच में वो हो जाती है तो डिसॉल्व हो जाती है, तो रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए अगेन इलेक्ट हो जाएगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, सी। नॉर्मल सी बात है ये, तो यही पंचायती राज में भी ऐसा ही है। फिर आता है हमारी कौन सी प्लेसेस किस कंट्री में। जारक्लुंग वैली भूटान में लिख रखी है, ठीक है। जारक्लुंग वैली कहाँ पे, भूटान में, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, भूटान में ही है। मंडले कहाँ पे, म्यांमार में ही है। सोनितपुर आपने पढ़ा होगा, सोनितपुर कहाँ पे, असम में है, इंडिया में, ना कि नेपाल में। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हो गई हमारी रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताना है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट सबसे पहले कब बनी थी, 1954 में बनी थी। आर्टिकल 263 के अंडर बनी थी। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट थे। तो आंसर ये क्या हो गया, सी। ये तो क्या हो गया, मतलब फर्स्ट सही हो गया। सेकेंड, सिंस इट्स इंसेप्शन इट हैज़ बिन डीलिंग विद मैटर्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट ओनली। क्या ये अर्बन, देखो स्टार्टिंग में जब ये बनी, स्टार्टिंग में जब ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट बनी, तो ये रूरल केसेस को भी हैंडल करती थी और अर्बन केसेस को भी हैंडल करती थी। रूरल को भी हैंडल करती थी और अर्बन को भी हैंडल करती थी। लेकिन 1958 के बाद ये केवल और केवल अर्बन केसेस को हैंडल करने लगी। तो इसने बोला कि सिंस इट्स इंसेप्शन से ही वो अर्बन को कर रही है, ऐसा नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट के, वो इसके चेयरमैन होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है, ठीक है। और ये मेनली वैसे क्या होती है, एडवाइजरी बॉडी होती है। जो भी अर्बन एरिया से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो ये उसमें मेन इसका पार्टिसिपेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं 41 पे। इसने बोल रखा है कि कब जो बिल है वो लैप्स नहीं होगा, कब जो बिल है वो लैप्स नहीं होगा। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कब बिल लैप्स नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आंसर है 1 एंड 3, फर्स्ट एंड थर्ड लैप्स नहीं होंगे। अब हम कंडीशन देख लेते हैं कि कब कौन सा बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा, ठीक है। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं वैसे, ठीक है। कब कोई बिल लैप्स नहीं होगा, देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक, बिल लैप्स हो जाता है जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। देखो 2 चीज़ें होती है, जब लोकसभा डिसॉल्व होता है ना, कई बार तो कोई या तो बिल लैप्स हो जाएगा या बिल लैप्स नहीं होगा। हम सबसे पहले देख रहे हैं कि कब बिल लैप्स हो जाएगा, कब बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा। हम ये वाली कंडीशन देख लें। सबसे पहले अगर लोकसभा में अगर कोई बिल ओरिजिनेट होता है, अगर लोकसभा में कोई बिल ओरिजिनेट होता है और वो लोकसभा में ही पेंडिंग है, अगर वो लोकसभा में ही पेंडिंग है, तो वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर कोई बिल ओरिजिनेट और पास हो जाता है कहाँ पे, लोकसभा में। अगर कोई भी बिल ओरिजिनेट होता है और पास हो जाता है कहाँ पे, लोकसभा में, और लेकिन राज्यसभा में अगर कोई बिल ओरिजिनेट होता है और पास हो जाता है, लेकिन वो लोकसभा में पेंडिंग है, तो वो भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, तीसरी कंडीशन, अगर कोई बिल लोकसभा में ही ओरिजिनेट होता है और पास भी हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में वो क्या है, पेंडिंग है, तो वो राज्यसभा में क्या पेंडिंग है, तो वो भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। और एक और लास्ट कंडीशन, अगर कोई बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट होता है, और फिर उसने दोबारा लोकसभा को रिटर्न किया हुआ है, किसके लिए, अमेंडमेंट के लिए दोबारा क्या किया हुआ है, रिटर्न किया हुआ है, और वो राज्यसभा में क्या है, पेंडिंग है, ठीक है, राज्यसभा में पेंडिंग है,
लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद, तो वो भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ, लेकिन लोकसभा ने अमेंडमेंट करके और उसको दोबारा राज्यसभा में भेज दिया, पेंडिंग है वो, तो वो भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशन है, जब कोई भी बिल लोकसभा डिसोल्व हो जाती है तो वो लैप्स हो जाएगा। कब जो है वो बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा, दूसरी कंडीशन कब बिल लैप्स नहीं होगा, उसके लिए 5 कंडीशन है। 5 कंडीशन कौन कौन सी है? अगर राज्यसभा में बिल पेंडिंग है, अगर राज्यसभा में बिल पेंडिंग है और लेकिन लोकसभा ने पास नहीं किया है, अगर लोकसभा ने पास नहीं किया तो वो लैप्स नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर लोकसभा के डिसोल्यूशन से पहले, अगर लोकसभा के डिसोल्यूशन से पहले, अगर लोकसभा के डिसोल्यूशन से पहले प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया कि जॉइंट सिटिंग होगी, तो भी वो बिल लैप्स नहीं होगा, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर दोनों हाउसेस ने बिल पास कर दिया, लोकसभा ने भी और राज्यसभा ने भी, दोनों ने बिल पास कर दिया, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट के असेंट के लिए बचा हुआ है, तो वो भी बिल क्या होगा, लैप्स नहीं होगा। चौथी चीज़ क्या है? अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर रखा है, अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर रखा है, ठीक है, राज्यसभा के कंसिडरेशन के लिए, तो वो भी बिल लैप्स नहीं होगा, ठीक है। अगर 5th कंडीशन, अगर कोई भी बिल पेंडिंग है, अगर कोई भी बिल पेंडिंग है और जितने भी पेंडिंग एश्योरेंस हैं वो गवर्नमेंट एश्योरेंस पे कमेटी एग्जामिन कर रही है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। याद रखना, कमेटी के अगर उसमें गया हुआ तो वो भी लैप्स नहीं होगा। अगर कमेटी के पास गया हुआ है कोई बिल तो वो भी नहीं होगा, ठीक है, तो वो भी लैप्स नहीं होगा। तो ये 5 कंडीशन है जब बिल लैप्स नहीं होगा, और ये 4 कंडीशन है जब बिल लैप्स हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो देखो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा क्या, ए। 41 का आंसर हो जाता है, इन केसेस में बिल जो है वो क्या हो जाएगा, लैप्स नहीं होगा, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले, इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। याद रखना, फेडरल कोर्ट कब बना था, 1935 के एक्ट में बना था, 1919 के में नहीं बना था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेस है उसके प्रेसिडेंट से, तो याद रखना फेडरल कोर्ट को और ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस किया था, तो उससे सुप्रीम कोर्ट की क्या ज़्यादा ज्यूरिडिक्शन है, कम नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दिल्ली एज ए सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट की सीट जो है वो बनाया है। तो इसकी जो ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 42 की, ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, सी। तो याद रखना, ऐसा भी बोला गया है हमारे किसमें, आर्टिकल 130 में ये भी बोला गया है कि सीजीआई जिसको चाहेगा, सीजीआई जिसको भी चाहेगा, जिस भी प्लेस को, वो ही प्रेसिडेंट के अप्रूवल से वही सीट क्या बन सकती है, कोई और सीट भी बनाई जा सकती है टाइम टू टाइम, लेकिन अभी तक ऐसे सीट चेंज हुई नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, फाइनेंशियल पावर्स के बारे में बोलता है, गवर्नर की फाइनेंशियल पावर्स के बारे में। 5 पावर्स है फाइनेंशियल हमारे गवर्नर की, ठीक है। तो सबसे पहले है ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वो कंटीजेंसी फंड से क्या कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, बिल्कुल ये एक फाइनेंशियल पावर होगी, एक होगी हमारी। सेकंड है कि ए बिल इम्पोजिंग फाइन्स और अदर पेक्यूनरी पेनल्टीज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेशन ओनली ऑन हिज रिकमेंडेशन, ऐसा नहीं है, तो ये फाइनेंशियल उसकी पावर्स में नहीं आता है। थर्ड है, ही इज़ फाइनल ऑथोरिटी फॉर डिसाइडिंग ए बिल एज मनी बिल, तो आपको पता है कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का जो डिसाइड करता है मनी बिल है कि नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग आई, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया, 1। फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर, देखो ये तो होगी एक फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर, एक तो हमने देख ली, और क्या है, देखो एक है इसकी फाइनेंशियल पावर में, एक आती है कि एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है ना उसको देखता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर के आगे रखी जाती है उसको ये देखता है, ये होगी दूसरी इसकी फाइनेंशियल पावर। तीसरी है कि मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में जो मनी बिल है वो केवल इसी की रिकमेंडेशन पे रखा जा सकता है, ये होगी सेकंड, मनी बिल केवल इसी की रिकमेंडेशन पे जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में रखा जा सकता है। फिर है कि कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट इसके असेंट के बिना, मतलब गवर्नर की रिकमेंडेशन के बिना कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट नहीं दी जा सकती, ठीक है, कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट इसके रिकमेंडेशन के बिना नहीं दी जा सकती, तो ये भी इसकी क्या होगी, पावर होगी। तो कितनी होगी, 4 होगी।
हमारी एक और बच गई, एक और क्या बच गई, ये फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कर सकता है। याद रखना हर 5 साल के बाद क्या करेगा, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ताकि जो भी फाइनेंशियल पोजीशन सब पंचायत की और म्यूनसिपैलिटीज़ की वो उसको रिव्यू कर सके। ठीक है, तो ये है हमारा क्या मेन फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर। तो 5 पावर है फाइनेंशियल पावर में, ये आपको ध्यान रखनी है, ये सेकंड और थर्ड नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई आंसर ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। रिसेंटली इंडिया हैज़ बिन रिटेन्ड इन वॉच लिस्ट फॉर करेंसी मैनिपुलेटर। तो हमें करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में कौन रखता है, तो याद रखना यूएस की गवर्नमेंट रखती है। ठीक है, याद रखना यूएस की गवर्नमेंट रखती है, ये इनमें से कोई नहीं रखता। करेंसी मैनिपुलेटर में किसको रखा जाता है, याद रखना ऐसी कंट्रीज़ जिसको यूएस फील करता है कि वो अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस यूज़ करती हैं, अपनी जो करेंसी है उसको डेलिब्रेटली मतलब जानबूझ के डिवैल्यू करती हैं डॉलर के अगेंस्ट, तो उनको वो किस में रखता है, करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में रखता है, और इंडिया भी इस लिस्ट में है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताना है, उसमें स्पीकर के बारे में। सबसे पहले ही सम्मन्स एंड प्रोरोग दिया, उस अभी बताया था कि सम्मन और प्रोरोग अगर सेंटर है तो वहाँ पे कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, और अगर वो है मतलब स्टेट लेजिस्लेचर तो वहाँ पे कौन करेगा, गवर्नर करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकेंड है ही कैन डायरेक्ट ए मेंबर टू विड्रॉ फ्रॉम हाउस फॉर डिसऑर्डरली कंटेंट। क्या जो स्पीकर है वो डिसऑर्डरली कंटेंट के लिए किसी मेंबर को हाउस से विड्रॉ करने के लिए बोल सकता है, तो बिल्कुल बोल सकता है। थर्ड है ही इज एम्पावर्ड फॉर रिवोकेशन ऑफ, देखो याद रखना को कभी भी कोई भी मान लो चाहे लोकसभा का है चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, अगर कोई स्पीकर है वो किसी मेंबर को केवल सस्पेंड कर सकता है, उसको रिवोक करेगी अगर लोकसभा, या तो लोकसभा रिवोक करेगी या फिर जो असेंबली है वो रिवोक करेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोई भी स्पीकर या फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो केवल किसी मेंबर को सस्पेंड कर सकता है हाउस से, उसको दोबारा ला नहीं सकता, लाने का केस केवल और केवल हाउस करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी। ठीक है, और क्या कर सकता है जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर है वो क्या कर सकता है, एडजॉर्नमेंट कर सकता है हाउस का। ठीक है, एडजॉर्नमेंट साइने डाई कर सकता है, या फिर अगर कोरम नहीं है, अगर मेंबर्स की कोरम नहीं है तो भी उसको हाउस को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये स्पीकर्स के काम है। आ जाते हैं 46 पे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बात करनी है। सबसे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है बिग सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल देयर इज़ ए कॉमन एक्ट फॉर ऑल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन स्टेट। याद रखना ऐसा नहीं है कि सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए सेम एक्ट है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 3 पार्ट है, मेनली काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी और कमिश्नर। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अगर हम काउंसिल की बात करें, काउंसिल में काफ़ी डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल भी होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड पर्सन्स भी होते हैं। ठीक है, और इसमें SC ST के लिए रिजर्व सीट भी होती हैं, और मेनली इनको हेड कौन करता है, काउंसिल को हेड करता है मेयर। काउंसिल को कौन हेड करता है, मेयर हेड करता है, और ये ऑर्नामेंटल फिगर होता है, फॉर्मल हेड होता है, और जो मेन मतलब इसमें डिसीजंस लिए जाते हैं। फिर आती है हमारी स्टैंडिंग कमेटी जो मेनली फील्ड पे काम करती है। ठीक है, जो मेनली फील्ड पे काम करती है, डिसीजंस लेती है। उसके बाद आते हैं हमारे कमिश्नर। कमिश्नर क्या होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, जो इन सब के काम को क्या करते हैं, सुपरविजन करते हैं। तो ये जनरल IAS ऑफिसर होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, C। 46 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 क्या बोलता है, कौन सा कलेक्ट जो सेंटर लगाता है बट कलेक्ट जो और अप्रोप्रिएट कौन करता है, स्टेट करती है। भाई ये क्वेश्चन छोड़ने लायक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो आप मैं सोचूंगी करना ही मत, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत होना, इतने सारे टैक्सेस हैं, किस किस को आप याद रखोगे कि कौन लगाता है कौन नहीं लगाता। ये देखो 100 क्वेश्चन में थे, अगर ये आ जाता है तो आप सोच लो 99 ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको। मैं तो आपको बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि ऐसा क्वेश्चन करना मत। अगर किसी की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो कर सकता है। इसमें बोला है, इसमें इसका आंसर जो है वो ए है, स्टैम्प ड्यूटीज़ ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यही बिल है जो जिसको सेंटर लगाता है, लेकिन कलेक्ट और अप्रोप्रिएट कौन करते हैं, स्टेट करती हैं। ये मिनरल्स वाले केस में याद रखना, लगाता, कलेक्ट करता और रिटेन सारी चीज़ें किसके पास हैं, स्टेट्स के पास हैं। ठीक है, और अगर हम इस गुड्स वाले की बात करें, इसमें जो है इसमें मेन चीज़ है जो लिवाई और जो कलेक्ट करता है वो सेंटर है, कलेक्ट और लिवाई करता है सेंटर है, लेकिन जो असाइन किया जाता है वो किसको किया जाता है, स्टेट्स को। मेनली यूज़ करते हैं उस फंड को स्टेट्स। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 47। आ जाते हैं 48 पे। कौन सी पंचायती राज कमेटी सबसे पहले बनी थी, तो सबसे पहले बतानी है कौन सी बनी थी, तो इन सब में बनी थी अशोक मेहता कमेटी। तो याद रखना, देखो इसमें कई सारी कमेटी हैं जो बनी हैं। देखो ये तो 4 तो ये होगी, इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि बलवंत राय कमेटी।
बलवंत राय मेहता कमेटी भी बनी है एक। इसके अलावा थोंगटोन अशोक, GVK राव, दंतावाला भी कमेटी है एक, दंतावाला कमेटी है एक, हनुमंता राव कमेटी है, हनुमंता राव कमेटी है एक, गैडगिल कमेटी है, गैडगिल कमेटी है। ठीक है, तो ये सारी कमेटी बनी हुई है। ठीक है, सीक्वेंस में अगर याद रखो ना तो ऐसे रख लेना इसको, बैड है जी क्या LTG। देखो आप ऐसे याद कर सकते हो कि LPG बुरी है, मतलब बैड है LPG। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, बैड है LTG याद रखना, LPG याद रख लेना, LPG से T लगा देना बीच में। ठीक है, बैड है LTG। तो B से है हमारा भगवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, दंतावाला कमेटी, हनुमंता राव कमेटी, गैडगिल कमेटी, और फिर ये कौन सी है, सॉरी ये यहाँ पे कौन सी है, ये GVK राव है, यहाँ पे GVK राव है, ये लास्ट में गैडगिल है, ये है LM सिंघवी, और ये T से है कौन सी, T से कौन सी, थोंगटोन कमेटी। ठीक है, तो ये सारी सीक्वेंस में मैंने बता दिया, तो ऐसे आप सीक्वेंस इसकी ट्रिक याद रख लेना और इसको याद रखने का कोई तरीका नहीं है। आंसर आ गया B। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव कौन स्टार्ट किया है, कौन सी कंट्री है, तो याद रखना चाइना के खिलाफ तो स्टार्ट किया गया, चाइना और रशिया नहीं है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। क्वाड की कंट्रीज़ हैं इसमें, USA भी इसमें नहीं है, याद रखना USA भी नहीं है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये हैं जो क्वाड की कंट्रीज़ हैं। तो 1 4 5, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया D। ठीक है, ये कंट्रीज़ है इसमें। मेनली अपने जो इम्पोर्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए, ताकि हम कुछ ही कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट ना हो अपने इम्पोर्ट्स के लिए, उसके लिए बनाया गया सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताना है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के फंक्शन के लिए, तो उसके बारे में बताना है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर कैन बी नो लॉन्गर देन 6 months बिटवीन लास्ट सेशन ऑफ डिसॉल्व लोकसभा एंड रिकॉलिंग ऑफ न्यू हाउस। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है, सब है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता 2 सेशंस के बीच में। सेकंड है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इमीडिएटली इनटू इफेक्ट आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल। बिल्कुल इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंस होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया C। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 भी हो जाता है कंप्लीट। अगर हमारे टोटल आज 50 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 मत भूलना। और मैं आपको ये क्या दे रही हूँ, अभी ऑर्डर ही दे रही हूँ। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बस इसके अलावा हम और क्या ही बोल सकते हैं। और हमारे करंट अफेयर्स का सेशन चल ही रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करने से शर्माए ना। ठीक है, और सब्सक्राइब करने से शर्माए ना। एक बार सब्सक्राइब करके देखो कि आपकी इज्जत कम हो रही है क्या कुछ। ठीक है, तो कोई नहीं होएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो चलिए, फिर भी आपकी मर्जी, आप कर रहे हो, आपको अच्छा लगे तो ही करो, अगर आपको अच्छा ना लगे तो देखो भी मत, करो भी मत। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।